अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैफे माकला और मैं हूं आपकी मेजबान ज़रियाब राजपूत। मौसम तब्दील हो रहा है और थोड़ी सी गर्मी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। आने वाले दिनों में ये लग रहा है कि मौसम इतना तब्दील हो जाएगा कि शायद रोज़ों का जो पहला अशरा है वो भी खासा गर्मी में गुजरेगा। लेकिन इस मौसम को चेज़ करने के लिए मज़े मज़े के कपड़े मार्केट में आ चुके हैं। लॉन सब लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दी है, इनफैक्ट पहन रहे हैं। और अब तो अनस्टिच कलेक्शन जो है वो भी लोगों ने खरीद कर अपने अपने टेलर्स को, अपने अपने दर्जियों को भेज दी है। बट ऐसे में मैंने भी आज एक लाइट कलर सोचा कि पहन लूँ और ये जोड़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा है। जे डॉट से मैंने ये मेरी वार्डरोब स्पॉन्सर हुई और आगे भी आप लोग मुझे जे डॉट के कपड़ों में देखेंगे। बट एनीवेज जहाँ पर हम लोग मौसम के तब्दीली के हवाले से बात कर रहे हैं तो खैर सीज़न का चेंज होना है ही। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को माशाल्लाह चारों मौसम से नवाजा है। लेकिन इस बदलते मौसम को उसी के मिजाज में रखने के लिए और उस बदलते मौसम के असरात से निमटने के लिए कुछ तब्दीलियां हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि इंसान पर ख़ुद पर जो है ना बहैसियत अशरफुल मखलूक़ात वो चीज़ें कुछ फ़र्ज़ हो जाती हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस चीज़ से हम सभी आगाह हैं कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता साल 2022 में पाकिस्तान में सैलाब की तबाही की वजह से पाकिस्तानी मईशत को 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। पाकिस्तान का 60% इलाका और 3 करोड़ 30 लाख अफराद इस सैलाब से मुतासिर हुए। पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसानात को इंटरनेशनल फोरम्स पर उठाया और क्लाइमेट चेंज के हवाले से होने वाली COP27 कॉन्फ्रेंस में दुनिया के बड़े ममालिक को यह बावर करवाया कि पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में हिस्सा 1% से भी कम है। इसी मामले पर आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट और आलमी सतह पर होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली बड़ी ही यंग ज़ैनब वहीद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग ज़ैनब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ज़ैनब, इतनी सी हैं आप और काम आप इतने बड़े बड़े कर रही हैं। मतलब जिस वक्त मैं ये सारा सब कुछ अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस कर रही थी उस वक्त मुझे लग रहा था कि जैसे कोई बहुत ही बड़ी ही एक्सपीरियंस कोई खातून मेरे सामने बैठी होंगी। क्लाइमेट चेंज पर आप कब से काम कर रहे हो? मैं 8th ग्रेड में थी। अच्छा। 3 साल हो गए जब मुझे फर्स्ट रियलाइज़ हुआ कि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मसला है और इससे हमने जो सिविलाइजेशन सदियों के बाद बनाई वो अगले कुछ 100 साल में तबाह हो जाएगी। तो उसके बाद इस रियलाइजेशन के बाद ग्रेजुअल स्टडी, ऑब्जर्वेशन, इन सब चीज़ों के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये एक ऐसा मसला है जिस पे बात अभी नहीं करेंगे तो वक्त बहुत जल्दी गुजर जाएगा। और मुझे ये बताओ ज़रूरत कि क्लाइमेट चेंज पर काम करते हुए मुख्तलिफ फोरम्स पर आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, इंटरनेशनली और नेशनली। अब तक किन फोरम्स पर आप इस मामले को हाईलाइट कर चुके हो? 2021 में प्री COP26 एक इवेंट हुआ था इटली में, उसका नाम था यूथ फॉर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, जिसमें दुनिया भर से हर मुल्क से डेलीगेट सिलेक्ट हुए थे और मुझे पाकिस्तान का मंदूब सिलेक्ट किया गया। वहां पे आई वाज वन ऑफ द यंगेस्ट डेलीगेट्स देयर। तो वो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमने क्लाइमेट चेंज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात की, उससे कैसे डील करना है उसके बारे में बात की। उसके बाद पिछले साल USA में उसी कॉन्फ्रेंस का 2nd चैप्टर हुआ और इस पिछले साल अक्टूबर में वर्ल्ड मेयर्स फोरम था ब्यूनस आयरेस अर्जेंटीना में। वहाँ मुझे पाकिस्तान का डेलीगेट सिलेक्ट किया। वहाँ मैंने एक तकरीर की ग्रीन जॉब्स के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में और क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने से मुतालिक जितने मेयर्स वहाँ मौजूद थे उनके सामने, एंड आई रिसीव्ड अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर इट। उन सब ने खड़े होकर मेरे लिए ताली बजाई। तो मैं समझती हूँ कि ये एक एजाज तो है ही अपनी जगह पे, लेकिन उसके अलावा हम सब की एक इंडिविजुअली जिम्मेदारी भी है हर शख्स की, स्पेशली वो जो पुअर कंट्रीज से हैं, डेवलपिंग कंट्रीज और तरक्की पजीर ममालिक से हैं, क्योंकि हम वो ममालिक हैं जैसे आपने कहा कि हमारा कंट्रीब्यूशन तो बहुत ना होने के बराबर, लेकिन नुकसानात हम ही सबसे ज्यादा भुगतेंगे। तो इस पर जब भी बात हुई और जब भी आपने भी इस मामले को हाईलाइट किया होगा कि 0.1% से भी कम है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन, लैग कहाँ पर कर रही हैं, या क्या बड़े ममालिक या तरक्की याफ्ता ममालिक इस मसले को हल करने में संजीदा नजर नहीं आ रहे, या हम अपना केस सही तरीके से उठा नहीं पा रहे? आपको प्रॉब्लम कहाँ पे नजर आती है? मेरा ख्याल है कि केस तो हम बहुत अच्छी तरह उठा रहे हैं। हमने एक तो कॉप्स होती हैं हर साल जिसमें हर मुल्क आता है और अपनी बात करता है, लेकिन पाकिस्तान का मसला इतना संगीन है, इतना संजीदा है कि फिर हमने जिनीवा कॉन्फ्रेंस रखी इस साल के शुरू में, जिसमें पाकिस्तान का वाहिद एजेंडा पाकिस्तान के मसाइल को डिस्कस करना था। तो मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत क्लाइमेट का मामला एक बहुत अच्छे तरीके
तरीके से उठा रही है। मसला वहां आता है जब वो मुमालिक जो जिम्मेदार हैं इस क्लाइमेट चेंज को कॉज करने के लिए, वो इस मसले को अब हल करने के लिए और उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। देखें, कोई भी मसला होता है, कोई भी एंटिटी, कोई भी शख्स या मुल्क को अगर कोई गलत काम करता है, कोई क्राइम करता है, तो फिर उसके जो नुकसान हैं वो खुद नहीं भुगत रहा, क्लाइमेट चेंज की सूरत में बाकी मुमालिक भुगत रहे हैं। तो इसका अजाला फिर क्लाइमेट जस्टिस की सूरत में होता है, क्लाइमेट फाइनेंस की सूरत में होता है। ये टर्म्स ऐसी हैं जो हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझना है, लेकिन बुनियादी मसला ये है कि क्लाइमेट चेंज जैसे हीट वेव्स आती हैं, हमारे सैलाब, हमारे ये तमाम जैसे हमारे लो कास्ट अटैक्स, टिड्डी दल के अटैक्स, ये सब क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। और हमारी इकोनॉमी, हम पहले ही डेवलपिंग है, हमें पहले ही कमजोरी का शिकार है हम, लेकिन इस मसले से, क्लाइमेट चेंज के इस थ्रेट से हमारे मसले मजीद खराब होंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, दूसरा ये भी है बहुत बड़ा मसला हम लोगों का कि हम लोग इंडिविजुअली जो है ना, हमारी परफॉर्मेंस बड़ी ही नील बटा नील है। हम वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे होते, सारी की सारी जिम्मेदारी हम हुकूमतों पर डाल देते हैं कि उन्हें ये करना है या उन्हें वो करना है। ज़रा मुझे ये बताओ कि ये तो हम लोगों को नजर आ गया कि हमारी कंट्रीब्यूशन 0.1% है, कि थोड़ी सी नॉलेज आप हमें इस बारे में भी दे सकते हो कि वो कौन से ऐसे कंट्रीज है, कोई से ऐसे 3 या कोई से ऐसे 2 जिनकी कंट्रीब्यूशन पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से या क्लाइमेट नेगेटिविटी में सबसे ज्यादा है? देखिए, इसका जवाब बहुत आसान सा है, ग्लोबल नॉर्थ। हम दुनिया को 2 जावियों से देखते हैं, तो ग्लोबल नॉर्थ है और एक ग्लोबल साउथ है। ग्लोबल साउथ में ज्यादातर ममालिक वो तरक्की पजीर हैं या तरक्की याफ्ता बिल्कुल भी नहीं है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, आइलैंड कंट्रीज। और जो ग्लोबल नॉर्थ है उसमें लीडिंग कंट्रीज आते हैं जिन्होंने पिछली सदियों में कॉलोनाइजेशन लीड की, जो इंपीरियलिज्म लेके आए, यूएसए, यूके, चाइना, ये सारे जो इंपीरियलिस्ट कंट्रीज हैं, इनकी फॉसिल फ्यूल एमिशन सबसे ज्यादा हैं और उनके ऊपर नुकसान भी सबसे कम है। और ये कॉलोनाइजेशन और इंपीरियलिज्म, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो फॉसिल फ्यूल्स इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देती हैं। और फॉसिल फ्यूल्स इंडस्ट्रीज जैसे हमारी कोयले की इंडस्ट्री, हमारे फ्यूल की इंडस्ट्री, ये कंट्रीब्यूट सबसे ज्यादा करती हैं क्लाइमेट चेंज को कॉज करने में। और जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तमाम क्लाइमेट एक्टिविस्ट इस बात पे मुत्तफिक हैं और क्लाइमेट साइंटिस्ट इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हमें अगर वक्त में क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करना है तो सबसे पहला स्टेप है इन इंडस्ट्रीज को खत्म करना। क्योंकि एक तरफ तो हमें लगता है कि बहुत इम्पॉसिबल सी बात है, हमारी तो पूरी दुनिया, पूरी इकोनॉमीज इन फॉसिल फ्यूल्स के तरीकों पे डिपेंडेंट है, लेकिन हमें एक फैसला करना है, या तो हमें अपनी बका चाहिए या वक्ती मुश्किलात सह लें। एग्जैक्टली ऐसा है। इंडिविजुअली अब मुझे बताओ कि इंडिविजुअली हम किस तरह से इस चीज़ पर काबू पा सकते हैं, या फिर छोटी छोटी जैसे सोसाइटीज़ होती हैं उनको क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए, और जैसे गली मोहल्ले में या गार्डनिंग, क्या क्या करके हम लोग क्लाइमेट चेंज पर काबू पा सकते हैं? देखिए, इंडिविजुअली तो एक तो प्लांटेशन तरीका है, हम पौधे लगाएं, लेकिन उससे भी इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। जैसे इसको देखिए, एक 100% सोल्यूशन है, तो उसमें से फर्ज करें 5% पौधे लगाना है, प्लांटेशन है। 50% आई वुड से फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज को खत्म करना है। उसमें बहुत बड़ा हिस्सा एविएशन इंडस्ट्री का है, जो जहाज उड़ते हैं उनमें बेशुमार फ्यूल जलता है, और ये सब कुछ हमारे एनवायरनमेंट में ही तो जा रहा है। ओशंस में देखें, पोल्यूशन है। तो सोल्यूशन, एज आई सेड, पौधे लगाना तो इंडिविजुअली है ही, लेकिन उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हमारी यूथ या हमारे सोशल मीडिया यूजर्स कर सकते हैं वो ये है कि हम सोशल मीडिया से, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लें, इस मसले को समझें, इसकी संगीन हालत को समझें और आवाज़ उठाएं और डिमांड करें कि हमें क्लाइमेट जस्टिस चाहिए। और इस बात को मतवातिर तौर पे कहते रहें और डिमांड करते रहें कि हमें क्लाइमेट जस्टिस चाहिए, और हम खामोशी से नहीं बैठेंगे, हम इस मसले को नज़रअंदाज नहीं करेंगे और हम जस्टिस लेंगे। क्योंकि ये एक्टिविज्म हमें लगता है कि बहुत इनसिग्निफिकेंट हो सकता है, लेकिन इन रियलिटी इज वेरी सिग्निफिकेंट। इट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सॉल्यूशन। इंशाल्लाह वी विल गोना डू दिस। और लास्टली मुझे ये बताओ कि इतना अच्छा बोल लेती हो आप, ठीक है, इतने अच्छे तरीके से इस मामले पर बात कर लेते हुए, एक्सपर्टीज माशाल्लाह डे बाय डे आपकी इसमें और एनहांस होती चली जा रही हैं। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? My future plans are just constantly representing पाकिस्तान की आवाज़ उठाना, हर मौके पे, हर कॉन्फ्रेंस पे,
चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो, चाहे वो इन पर्सन हो, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिससे शायद मुझसे पहले वाली जनरेशन तो बच के निकल जाए। मेरी जनरेशन वो जनरेशन है जिसपे सबसे पहले इम्पैक्ट होंगे क्लाइमेट चेंज के, और हमारी जनरेशन के बाद जो नस्लें आएंगी उनके पास सर्वाइवल का कोई चांस ही नहीं है। तो आने वाली नस्लों के लिए, आइंदा जिंदगी की और दुनिया की बका के लिए ये आवाज़ उठाते रहेंगे। स्टडीज़ तो साथ चलती रहती हैं, एजुकेशन भी चलती रहती है, लेकिन मैं इसको इस तरह देखती हूँ कि करियर तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपने क्या करना है ऐसी ज़िंदगी का जो सर्वाइव ही ना कर सके। वेरी नाइसली टॉकिंग टू यू है ना माशाल्लाह। मैं तो ये कहूँगी कि अल्लाह ताला आपकी तमाम जितनी भी आपकी ख्वाहिशें हैं उसमें आपका साथ दें, और हमें ऐसे यंगस्टर्स चाहिए क्योंकि रिसेंटली अभी हम लोगों ने ये जो पिछला वीक था वो वुमेंस डे के हवाले से सेलिब्रेट किया, और अभी भी मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पर कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो ये बच्चे अब हमारा फेस हैं, ये आगे चलकर हमारी यूथ को प्रमोट करेंगे, और हम इनके साथ अपनी सक्सेस स्टोरीज जो है वो शेयर करेंगे कि ये हैं हमारी वुमेन जिन्होंने इस माशरे को बड़ा मजबूत और बड़ा कामयाब बनाया है। तो जनाब एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद और मजीद इंटरेस्टिंग से सेगमेंट्स हैं हमारे पास, बड़े अच्छे अच्छे मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो थोड़ी सी ब्रेक, अपना नाश्ता वास्ता आप लोग कीजिए, अगर घर में हलवा पूरी वगैरह आ गई है तो उसे खा लीजिए, क्योंकि लाहौरी तो जब तक पाए चने नहारी के नाश्ता ना कर ले उनका हफ्ता इतवार नहीं गुजरता। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून, प्रोग्राम कैफे माकला। जी वेलकम बैक। न्यूज़ ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, और न्यूज़ ब्रेक के बाद एक ऐसा स्पेशल सा सेगमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूं जिसको आप लोग भी इंजॉय करेंगे और वो बच्चे भी इंजॉय करेंगे कि जिन्हें बेसब्री से इंतज़ार था कि कैफ़े मागला की टीम चूँकि अब पहुंच ही गई नमल यूनिवर्सिटी, तो क्या वाकई हमारी सिलेक्शन हो पाई होगी, क्या वाकई हम मीडिया इंडस्ट्री में काम कर पाएंगे, और सुनो को दिए जाने वाले जो हमारे ऑडिशंस हैं, जो हमारे इंटरव्यूज़ हैं, कि क्या उसमें हमें सक्सेस मिल पाएगी। तो ये जनाब स्टोरी कुछ ऐसी सी है कि अभी रिसेंटली इस हफ्ते में नमल यूनिवर्सिटी ने एक जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करवाया, और वहाँ पर सुनो की टीम ने एक अपना भी कैंप लगाया, और क्योंकि हमारी कोशिश है कि यंगस्टर्स को प्रमोट किया जाए, नए फेसेस को, नए टैलेंट को सामने लेकर आया जाए। तो जनाब मैं पहुंची नमल यूनिवर्सिटी और बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज लिए मैंने, बहुत सारे बच्चों के ऑडिशंस लिए। तो ज़रा ये कुछ झलकियाँ आप लोग भी देखिए। पंजाबियां दी शान है, लस्सी साड़ी जान है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शामिर, आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। So finally, Zaryab, we are here at the National University of Modern Languages. मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली, आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। अब उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। You are watching Suno TV with Azmar Ahmed. Ni hao, wo shi Abdul Rafi Sheikh, ni kan Suno TV. ज़िंदगी में अगर तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, माशरे में ख़ास मकाम हासिल करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपनी मंजिल का तयन कर लें। और मंजिल का तयन करने के लिए एक ख़ास वक्त वो होता है कि जब आप तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो रहे हों और एक मुनासिब डिग्री का इंतखाब अपने लिए कर लें। लेकिन अक्सर तलबा का ये गिला शिकवा रहता है, और ये शिकवा सदियों से चला आ रहा है कि हम डिग्री तो किसी और सब्जेक्ट में लेते हैं, लेकिन नौकरी के हुसूल के लिए हमें किसी और कंपनी को ज्वाइन करना पड़ता है। तो शायद इन्हीं मसलों का हल निकालने के लिए और तलबा को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए नमल यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने एक बार फिर से इनिशिएटिव लिया, और इस साल उन्होंने जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करवाया पिछले साल की कामयाबी की तरह। तो लेट्स सी कि आज यहाँ पर 50 से ज़ायद प्राइवेट कंपनीज पहुंची हैं मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो हम भी सुनो की टीम भी यहाँ पर पहुंची है एंकरिंग की फील्ड में ऑडिशन लेने के लिए, एज ए रिपोर्टर ऑडिशन लेने के लिए, और प्रोडक्शन फील्ड में और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में भी उनकी इंटरव्यूज़ हमने कंडक्ट किए हैं, आगे भी करने वाले हैं। तो क्या रहा है हमारा अब तक का अहवाल, किस किस से हमारी हुई मुलाकात, आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं और बताते हैं कि हमारे जो मीडिया साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो ज़िंदगी में आगे क्या करना चाह रहे हैं, और इसके साथ साथ जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर स्टूडेंट्स को
प्रोवाइड की जा रही है कि क्या वो उनके लिए इस वक्त मुफीद है, या फिर इस वक्त हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद उनके कुछ सवाल ही रह जाएंगे और आज भी उन्हें अपने सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। तो आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं। सो मैनेजर यूनिवर्सिटी जवेरिया शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे बात कर लेते हैं कि आज जो यहाँ पर एक मोमेंटम हमें स्टूडेंट्स का नज़र आया है, जो आइडिया था, जो विजन था इस यूनिवर्सिटी का, क्या उसको अचीव करने में लोग कामयाब हुए, और कितने ऐसे स्टॉल्स हैं कि जहाँ पर इनको रिस्पांस लोगों से मिलने के बाद बड़ा पॉजिटिव मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, क्या रिस्पांस आया यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम जी, हमें तो बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है और बहुत सारे और भी कंपनीज़ जो थी वो हमने उनको रिफ्यूज़ भी किया क्योंकि वी वर सो फुल ओवर, हमारी अटेंडेंस हो गई, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और मेरा ख्याल है इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि मुल्क में जो एक मायूसी की फ़िज़ा है वो ऐसे कायम नहीं होनी चाहिए और बेहतरी की तरफ मुल्क जा रहा है। इसके अलावा ये है कि बहुत सारी कंपनीज़ ने का एक्सपोजर हुआ है हमारे साथ और वो बढ़ा है और स्टूडेंट्स का बहुत एक्सपोजर बढ़ा है। और इसमें मैं अब ये कहूँगी कि हालांकि हम कहेंगे कि हमने नमल प्लेसमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, लेकिन हमारी टीम नमल ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिकेशन, हमारी तमाम फैकल्टीज़, FM जो हमारी फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, ऑल फैकल्टीज़ आर इन्वॉल्व्ड इन दिस। जवेरिया, ये सेकंड टाइम है नमल यूनिवर्सिटी ने इस तरह का एक इवेंट दोबारा से जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़ किया है। मुझे ये बताइएगा, जितने भी स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, सबसे ज़्यादा रेशियो किस फील्ड से यहाँ पर आपने देखी? जी वैसे एनुअल फंक्शन है और हर दफ़ा हमने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है, बहुत सारी कंपनीज आती हैं, लेकिन बेशतर का ताल्लुक जो है मैंने देखा है मेजॉरिटी सॉफ्टवेयर और आप कह लें कि कंस्ट्रक्शन की तरफ से या रियल एस्टेट की तरफ से बहुत बच्चों का रुझान भी बहुत उस तरफ हो गया है और इट्स अ वेरी हाई टाइम के हम ये जॉब फेयर का इनेकाद करते हैं। थैंक यू सो मच जवेरिया। और ये डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, होनी भी चाहिए। नमल के अलावा मैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी यही कहूँगी कि इस किस्म की इनिशिएटिव ज़रूर लेने चाहिए, ऐसे में जहाँ पर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से ना हमें हालात माहौल साजगार मिल रहा है, ना ही बच्चों को मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो मुमकिन है इस किस्म के जो जॉब फेयर हैं, जो जॉब फेस्टिवल्स हैं, वो ना सिर्फ बच्चों को अट्रैक्ट करेंगे बल्कि एक माशरे के अंदर जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारी यूथ है, उसका मोमेंटम हम बड़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकेंगे। IR के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ज़रा ढूंढते हैं किधर है हमारे IR के बच्चे और उनसे पूछते हैं कि क्या आज का ये जो जॉब फेयर है उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सका है। आइए देखते हैं। तो ये स्टॉल है सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का और डेफिनेटली इसकी न सिर्फ हमें नेशनली बड़ी ज़रूरत है, ग्लोबली एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिस पर बात की जा रही है क्लाइमेट चेंज की पर्सपेक्टिव के हवाले से या फिर डिफरेंट बड़े मामलात के हवाले से। अगर हम लोग नेचुरल डिज़ास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहाँ पर भी बहुत सारी प्लेजेस वगैरह और डिफरेंट NGOs को ऑन बोर्ड लेना, उसमें सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना बड़ा किरदार अदा करती हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेल, कैसी हैं? गुड टू सी यू। बिल्कुल ठीक ठाक। उस्मान, मुझे ये बताएगा कि सबसे ज़्यादा किस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने इस स्टॉल को अप्रोच किया? मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स वी गेट टू मीट, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अब तक हमने देखा है वो देखा है हमारे पास IR से रिलेटेड और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। बट उससे भी ज़्यादा ये है कि एवरी स्टूडेंट इज़ सो कीन टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। तो जब वो देखते हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच हैज़ ए सस्टेनेबल नेम इज़, जो कि हमारा मोटो है आज 21st सेंचुरी का, तो उनको इंकरेजमेंट भी मिलती है और फिर हम उनको गाइड करते हैं कि हाउ टू नेविगेट योर वे थ्रू इट, बिकॉज कुछ फ्रेशर्स हैं, कुछ ग्रेजुएटेड हैं, किस तरह वो अपने पार्ट प्ले कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली कैसे वो लर्न कर सकते हैं हमारी कैपेसिटी से। अच्छा उस्मान, एक सवाल ये भी कि मेरे पास भी जब मैं इंटरव्यूज़ कंडक्ट करी थी, ऑडिशन ले रही थी, तो सबसे ज़्यादा IR के स्टूडेंट्स मेरे पास आए और उनका कहना ये था कि हमें अपनी जॉब से रिलेटेड, अपनी फील्ड से रिलेटेड इतने स्टॉल्स नज़र नहीं आ रहे। मुझे ज़रा थोड़ा खुद भी गाइड कीजिएगा कि क्या एक यही IR से रिलेटेड स्टॉल है या आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर मज़ीद भी कुछ इस किस्म के स्टॉल्स लगाए गए? डेफिनेटली अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ को रिलेशन बनता है IR का और डिफरेंट टाइप ऑफ जो जॉब ओपनिंग्स हैं या वो ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन एज़ फार एज SSD और कंसर्न, डेफिनेटली उनका फॉर एग्जांपल पीस, सस्टेनेबिलिटी, दीज आर सर्टन थीम्स दैट एक्चुअली सिंक विद जो वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं बच्चे या उनका सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप रिसर्च करें तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि दे हैव मैनी स्टॉल्स हैं जिसके ऊपर ये ऑफ़र हो रही है। दे नीड टू गो ईच एंड एवरी स्टॉल टू डिस्कवर इट। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आपने शॉर्टलिस्ट किया आज? There are a lot of, I think we have run short of our portfolios, our cards and everything. Maybe we have more than 60
ओह, इसका मतलब अच्छा 100 से ज़्यादा तो इंटरव्यूज मैंने कंडक्ट कर लिए, तो मेरी टीम ने कहा मैडम अब बस कर दें। Yeah, so this I think it's a positive sign. तो जनाब आईआर के स्टूडेंट्स को जो गिले शिकवे थे, हमारी कोशिश होगी कि उनको थोड़ा रिजॉल्व किया जा सके और उनके तवक्कुआत के मुताबिक उन बच्चों को जॉब्स मिल सकें। और ऐसे में SSDO एक ऐसे प्रोग्राम है जिसके तहत जो आईआर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ना सिर्फ अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिलेगा, बल्कि मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसका ग्लोबली बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अच्छा, मैंने यहाँ पर गुजरते गुजरते एक टेली तालीम का भी स्टॉल देखा है और उससे ये लग रहा है कि शायद वो स्टॉल जो है वो डिजिटल मीडिया स्ट्रेटजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए लोगों को तालीम देना है, या फिर टीचिंग स्किल्स किस तरीके से आप मज़ीद अपनी मॉडर्न कर सकते हैं आने वाले दिनों में, उन टेक्निक्स पर बात करना है। कोशिश करेंगे कि स्टॉल को भी विजिट करें, लेकिन अभी वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं। सो लेट्स सी हमें अब कहाँ बढ़ना है। हमजा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि किस कंपनी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ वो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं। हमजा, क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए और कैसा रिस्पांस आपको अब तक आया? जी, मैं मेंशन कर देता हूँ। बेसिकली वी आर हेयर फ्रॉम MTBC दैट इज़ नेम्ड एज केयर क्लाउड नाउ, ठीक है, कि उसको हमने रीब्रांड किया है, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि डाइवर्स टीम्स अवेलेबल हैं, ठीक है, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर कोई 3 ऑफिस हैं, एक इस्लामाबाद में, एक बाग में, एक कराची में रिसेंट ओपन हुआ है। तो मोर देन 4000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं हमारे पास। तो हमारे पास मल्टीपल टीम्स हैं, लाइक डेवलपमेंट के अंदर कोई 10 डिफरेंट टीम्स काम कर रही है, मोबाइल ऐप, वेब ऐप, UI UX, उसके अलावा डेटा साइंस, डेटा बेसिस, ठीक है, वेब के अंदर भी मल्टीपल टीम्स हैं। तो हमारे पास अल्टीमेटली स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी चॉइस थी। इसी तरह जो फाइनेंस या BBA के रिलेटेड आ रहे थे उनके लिए HR में अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंस में, अकाउंट्स में, ठीक है, उसके अलावा एडमिन जॉब्स में, अगेन उसके अलावा हमारे पास कुछ आ रहे थे लाइक जिन्होंने ह्यूमैनिटीज़ या लिटरेचर पढ़ा हुआ है, ठीक है, उनको हम कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट राइटर का ऑफ़र कर रहे थे। अदर दैन डैट कुछ ऐसे थे जिन्होंने लाइक ह्यूमैनिटीज़ या कोई ऐसे सब्जेक्ट में किया हुआ है जिनके लिए ओपन मार्केट में चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। हमारे पास उनके लिए CSR और सबसे डाइवर्स हमारे पास या सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मेडिकल बिलिंग के हैं, ठीक है, तो उसमें ऑफ़र कर रहे थे। ग्रेजुएशन उसके लिए मैंडेटरी होती है, लेकिन फिर भी अगेन उसमें वो ये मुझे मेडिकल बिलिंग के हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि FSC के बाद अपनी जॉब या अपनी पढ़ाई परस्यू नहीं कर पाते, तो क्या उनके लिए भी कुछ फैसिलिटीज़ होंगी? जी, ऐसा है कि मेडिकल बिलिंग ऐसा काम है कि आपने कंप्लीशन करनी होती है क्लेम्स की। बेसिकली हम हेल्थ केयर IT सर्विस प्रोवाइडर हैं। अदर दैन डैट हम क्लेम्स कंप्लीशन का काम कर रहे होते हैं फॉर हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस। तो अगेन उनके लिए जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास लाइक बल्क में डेटा आ रहा होता है जिसको हमने कंप्लीट करके देना होता है। तो हम अपने लोगों के लिए हमारे पास पूरी फोर्स बैठी हुई है जो ये काम कर रही होती है। तो मेडिकल बिलिंग इस चीज़ का पहले चीज़ तो ये है कि मेडिकल बिलिंग ये डोमेन है। तो अगर मैं कहूँ अपॉर्चुनिटीज़ की, तो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ आजकल बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये एक बहुत ग्रोइंग फील्ड है। इवन कि अभी तो लाइक जितना मुझे आइडिया है कि मिडल ईस्ट में भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इसका ट्रेंड आ रहा है कि वो भी इसको ऑटोमेट कर रहे हैं हेल्थ केयर सर्विसेज को। तो लाइक इट्स ए ग्रोइंग फील्ड। तो मैं रिकमेंड तो यही करूँगा कि इस तरफ आएँ। जो लोग FSC के बाद नहीं कर सकते तो कुछ कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो हायर कर रही होती हैं जिनका लाइक लेवल ये होता है कि ठीक है आपकी सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए और आपको ऑफिस स्किल्स MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन MTBC पर्सपेक्टिव से हमारे पास लिमिटेशन ये थी कि हमारे पास क्योंकि ग्रेजुएशन मिनिमम क्राइटेरिया था तो मैं उनसे नीचे तो नहीं कंसिडर कर सकता। लेकिन जो लोअर है जिन्होंने BA करके छोड़ दिया ड्यू टू फैमिली रीजंस या किसी भी रीज़न से, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी फील्ड है और बहुत सारी कंपनीज इस्लामाबाद में उनको कंसिडर करती हैं और कर रही हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग। थैंक यू हमजा। और डेफिनेटली ये मेडिकल बिलिंग मुझे भी खासी इंटरेस्टिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगी क्योंकि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स अभी भी बेशक अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन मौशी हालात ऐसे हैं कि इस वक्त घर के जितने भी लोग मिलकर नौकरी कर लें, काम कर लें, एक दूसरे का हाथ बटा लें, उतना ही बेहतर होगा। तो इससे आपकी स्टडीज़ भी कंटिन्यू रहेगी क्योंकि कोई यहाँ पे एक बार नहीं सेट कर देगी कि आप ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। FSC, ICOM, BSS के बाद भी आप मेडिकल बिलिंग को परस्यू कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि इस कंपनी की तरफ से लिया गया है। सो विश यू वेरी गुड लक स्टूडेंट्स। लेट्स सी आगे हमारे पास क्या है। अच्छा, चूँकि डिफरेंट टेक्निक्स बढ़ती चली जा रही हैं तो मैंने उस दिन भी कहा था कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जितने भी हैं उन सबको अगर कोई बूस्ट मिल सकता है तो वो आपके डिजिटल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी के टूल्स के थ्रू ही मिल सकता है। यहाँ पे अच्छा मुझे ये देखने को मिला कि क्रिएटिव डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की तरफ से भी यहाँ पर एक स्टॉल लगाया गया है। और वैसे भी आजकल बच्चे हमारे सोशल मीडिया को ज़रा ज़्यादा यूज़ करते हैं। हर कोई घर में बैठे बैठे वीडियो एडिट
एडिट कर लेता है, लेकिन अगर ऐसे स्किल्स को आप सिर्फ घर में बैठ के यूटिलाइज अपने इंस्टाग्राम को या अपनी फेसबुक को या अपने किसी और पेज को इन्हांस करने के लिए ना करें, एक आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम अगर इससे जनरेट होता है तो मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। अशर मिनहास हमारे साथ मौजूद है। अशर, कैसे आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। अशर, मुझे ये बताइए कि ये एक ऐसी फील्ड है कि जिसके लिए स्पेसिफिक डिग्री ना भी हो, लेकिन आपकी डिजिटल मीडिया की स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो कैसा रिस्पॉन्स आया स्टूडेंट्स की तरफ से? मैम, अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता था, आज से इतने साल तक मैं खुद नमल का स्टूडेंट हूँ, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का। मुझे नहीं पता था कि नमल में इतने कैलिबर के और इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो आज यहाँ पे ये इस एक स्प्रिंग फेस्टिवल और इस एक जॉब फेस्ट की वजह से मुझे पता लगा। और मैं बेसिकली हंट कर रहा था ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स। तो मेरी मैं जो जॉब ऑफर करना चाह रहा था वो 8 से 10 लोगों को बेसिकली करना चाह रहा था। बट अब यहाँ पे आके मैंने नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने का सोच लिया है कि यार मेरे पाइपलाइन में जो हैं पॉलिटिशियंस हैं, बिकॉज आप खुद मीडिया से, इलेक्शन ईयर है, कमिंग ईयर है, तो मेरे ज़्यादातर जो काम है वो पॉलिटिशियंस के साथ होता है। तो मुझे यहाँ के बड़ा अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं, उनको ट्विटर हैंडल करना आता है, उनको फेसबुक इंस्टाग्राम की मार्केटिंग आती है, उनको कैंपेन रन करनी आती है, डेवलपर हैं। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा कि अभी हम लोगों ने तकरीबन 200+ CVs कलेक्ट किए हैं, जिनमें से मैं 25 या 30 स्टूडेंट्स वो हैं जिनका मैं एक तरह से माइंड बना चुका हूँ कि नहीं यार, इनको मैंने मौका लाजमी देना है। अच्छा, मुझे ये बताओ, लड़कियों में ज़्यादा आपने टैलेंट देखा ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से, या लड़कों में? मैम, मैंने लड़कियों में देखा तो ज़्यादा, ऑब्वियसली ज़्यादा मैंने टैलेंट देखा, बट ऑब्वियसली लड़कियों को ट्रैवलिंग कॉस्ट का इशू आ जाता है। ठीक है कि इफ़ के मैं कंपनी ऑलरेडी रन कर रहा हूँ, तो मेरी जो प्रेफरेंस होगी वो जॉब होगी, ना कि इंटर्नशिप या सिखाना। तो यहाँ पे एक बात आ जाती है कि लड़कियाँ ज़्यादा कैपेबल हैं करने के लिए, बट स्टिल कि मुझे अगर ऑफिस बेस्ड रिक्वायरमेंट, मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से चीज़ों को मॉनिटर कर रहा हूँ कि अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं ऑफिस बेस्ड जॉब चाह रहा हूँ, तो वो शायद मेरे लिए लड़के जो हैं वो बाइक पे आ सकते हैं, लड़कियाँ शायद क्रीम ओवर या अफोर्डेबिलिटी का इशू आ जाता है। बट स्टिल मैं कोशिश करूँगा कि एक बैलेंस क्रिएट किया जाए और जॉब जो है वो इक्वल उसमें दी जाए इंशाल्लाह। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, खुद आप एक यंग टैलेंट हो। लास्टली मुझे बस ये बताओ कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में आप कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा सकते हैं? मैम, डिजिटल मार्केटिंग में अगर मैं आपको कहूँ ना, मिनिमम आपका एक स्टार्टअप है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप ना जाएं फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग की तरफ, आप ना जाएं फाइवर की तरफ। आप इस्लामाबाद पिंडी के बिल्कुल नॉर्मल 20,000 वाले वेंडर्स 5 पकड़ लेते हैं तो आप लाख रुपये अर्न करते हैं, जिस पे आपकी कोई एक्सपेंस नहीं आ रहा। आपको अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है, आपके पास यूट्यूब के ऊपर चैनल्स मौजूद हैं, JFX मेंटोर है, इसके अलावा बहुत से ऐसे चैनल्स मौजूद हैं जो आपको बहुत अच्छे से स्किल्स सिखाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि अगर आप बेसिक लेवल पर भी किसी से चार्ज करते हो 20,000 अगेंस्ट द सर्विसेज के, आप उसको पर डे का एक ग्राफिक दे देते हो और उसके पेज को मैनेज कर लेते, जो कि कोई बड़ी डील नहीं है। तो और मैक्सिमम में तो इसकी एक लिमिटलेस एक चीज़ है कि हमारे पास बहुत अच्छी स्काई इज़ द लिमिट, हम ये कह सकते हैं। थैंक यू सो मच अशर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और दूसरा ये कि वाकई एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम लोग देखते हैं एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड हमारे चैनल्स हैं या हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो भी अब सोशल मीडिया की तरफ बहुत ज़्यादा जो है डाइवर्ट हो गया है। अब सुनो का सोशल मीडिया ही ले लें, क्योंकि मैंने भी आज जब यहाँ पे मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिन्हें मैंने डिजिटल मीडिया के लिए रेफ़र किया है। और आई विश के यहाँ पर बहुत टैलेंट मौजूद है, बड़ा टैलेंट यहाँ पर छुपा बैठा है। सो लेट्स सी रिस्पांस कैसा आता है। अब ज़रा स्टूडेंट से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हुई हैं। आइए देखते हैं। तो ढूंढ निकाला है मैंने IR के स्टूडेंट को, और यमुना हमारे साथ यहाँ पर खड़ी हुई हैं जो कि नमल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। यमुना, मुझे ये बताइएगा, IR के स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे भी शिकवा करते हुए मुझे नजर आए कि यहाँ पर उनके लिए इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। आपको भी ऐसा फील हुआ? हाँ जी, हमारे जब पिछले साल जॉब फेयर हुआ था उसमें फिर भी कुछ रिसर्च सेंटर्स आए थे, लेकिन इस साल तो जॉब फेयर में मुझे नहीं दिखा। ज़्यादातर IT कंपनीज़ आई हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह के लिए या फिर बैंक अकाउंटेंसी के लिए। हमारी फील्ड से रिलेटेड कोई इस तरह की मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं देखी। आप न्यूज़ चैनल्स डाले थे जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ। अच्छा, यहाँ पर SSTU का भी स्टॉल लगा हुआ है, क्या आप वहाँ पर गई थी? हाँ जी, गई थी, लेकिन उन लोगों ने भी, उनका ये था कंटेंट राइटिंग के लिए आपको कुछ चाहिए, तो इस तरह मतलब कोई पॉजिटिव एज सच रिस्पांस उनका भी नहीं था। IR के स्टूडेंट आप समेत आपके कुछ फेलो से भी आपकी बात हुई होगी, आप लोग किस किस्म का रिस्पांस चाह रहे थे? हमें था कि कोई रिसर्च सेंटर्स वाले आए जो हमें, या फिर हमें एटलीस्ट कोई अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह की बताई जाएं कि आप यहाँ जाके अप्लाई करें। आप जिस भी बैनर पे देख रहे हैं वहाँ पे यही लिखा हुआ है कि आपको कंटेंट के लिए चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए, या फिर आपको बैंकिंग के लिए चाहिए। तो इस तरह हमारी फील्ड से रिलेटेड तो कोई एक भी ऑप्शन नहीं दिखा मुझे। या फिर जापान से रिलेटेड यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन सिर्फ 2 ही मैंने देखे हैं जो हमें
कह रहे थे कि आप आईआर के हैं, जैसे आपने भी कहा कि आप आईआर की हैं तो आप यहाँ क्यों अप्लाई कर रही हैं, तो वो यही सेम क्वेश्चन हमें हर जगह से ही फेस हुआ है। तलबा के मसाइल और मुल्की वसाइल उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक कि तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड ना हो। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है नमल यूनिवर्सिटी के इंतजामिया की तरफ से कि उन्होंने इस साल फिर एक बार जॉब फेयर को ऑर्गेनाइज यहाँ पर किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी मुत्तफिक नजर आए, काफ़ी मुतमईन नजर आए। जो गिरे शिकवे थे वो IR के स्टूडेंट्स ने मुझसे भी खुलकर किए और इंतजामिया से भी खुलकर किए। उम्मीद है कि जिन लोगों ने अपने CVs ड्रॉप किए हैं और जिन लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है, खुदा उनके लिए आगे मज़ीद कामयाबियाँ और आसानियाँ पैदा करे। तो नमल यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को एक बार फिर से मैं अप्रिशिएट करूँगी। बाकी यूनिवर्सिटी से भी गुजारिश है कि इस किस्म के जितने भी जॉब फेयर हैं या फिर जॉब इवेंट्स हैं उन्हें ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करवाया जाए ताकि जो एक मायूसी की कैफियत है तलबा में वो खासी हद तक कम होती हुई हमें नज़र आए। और उनकी इंटरटेनमेंट के अहतमाम के लिए चूँकि बुक फेयर भी चल रहा है और फूड फेस्टिवल भी चल रहा है तो उसके कुछ झलकियाँ आपको मोन्टाज में नज़र आएगी। ये बड़ा प्यारा सा सेगमेंट आप लोगों ने एंजॉय किया। तो जहां पर हमारे कौम के ये बच्चे मुल्क कौम का नाम रोशन करने के लिए और हमारी प्राइवेट फर्म्स इनका साथ निभाने के लिए बड़ी आगे आगे हमें नजर आई, वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो कि दुनिया में नाम कमा रहे हैं, पाकिस्तान में रहते हुए दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम पाकिस्तानी हमारी बड़ी बड़ी फर्म्स, हमारी गवर्नमेंट ऐसे लोगों को सराह नहीं रही। अमेरिका जाके बिल क्लिंटन से अवार्ड ले सकते हैं, वो उन्हें फंड कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ हम उन्हें प्रमोट नहीं कर पा रहे। मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक से जब हम लोग वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनैलिटी से मैं करवाऊंगी जो कि एक पसमानदा इलाके से उनका ताल्लुक है, लेकिन एक ऐसी इन्वेंशन उन्होंने की है कि क्या ही कहने। और एक मैजिक टॉर्च कहूंगी मैं उसे टेम्परेचर टॉर्च तो नहीं कहूंगी, लेकिन वो मैजिक टॉर्च काम किस तरह से करती है और मजीद क्या क्या मैजिक्स वो आने वाली जिंदगी में करने वाले हैं और कहाँ कहाँ पर उनके काम को सराहा जा रहा है। तो एक यंगेस्ट साइंटिस्ट या फिर यंगेस्ट इन्वेंटर जो कि मुख्तलिफ इजादात करे, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाइएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून, कैफे मामला। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और मेरी मुस्कुराहट का राज ये है कि किसी ने एनर्जी के मसाइल का आसान हल ढूंढ निकाला है और जिन्होंने इस मसले को ढूंढा है हमने उन्हें ढूंढ निकाला है। अब अगर लाइट नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोधरा के एक रहायशी है मोहम्मद वसीम साहब, जिन्होंने एक ऐसी टॉर्च बनाई जो इंसान के जिस्म के टेम्परेचर के साथ चलती है। मतलब उसको चलने के लिए किसी बैटरी, सोलर चार्जिंग या फिर स्विच बोर्ड में लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इंसान के हाथ में पकड़ने की देर है, उसके हाथ के टेम्परेचर से वो टॉर्च जल पड़ती है। मोहम्मद वसीम को इस टॉर्च के बनाने पर अमेरिका की जानिब से 2 अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और अब तक उन्हें जो अमेरिका की तरफ से जितने अवार्ड से नवाजा जा चुका है उनकी तादाद तकरीबन 4 है और ये उनकी मुख्तलिफ इन्वेंशन रही हैं। हमारी कोशिश होगी कि अगले प्रोग्राम में उनकी मजीद कुछ इन्वेंशन को प्रोग्राम का पार्ट बनाए, लेकिन आज अपनी टॉर्च के साथ मोहम्मद वसीम साहब अलादीन का चिराग बन के हमारे सामने हाजिर हो गए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग वसीम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वसीम, मुझे ये बताइए ये टॉर्च बनाने का ख्याल कैसे आया है? टेक्निक आपने इसमें क्या यूज़ की है कि ये ना सोलर एनर्जी से जल रही है ना इसको बैटरी लग रही है, बस बंदा हाथ में पकड़े और टॉर्च जल गई? जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान के जिस तरह के मसाइल चल रहे हैं, क्योंकि फिर अगर लाइट है नहीं तो फिर बंदा चार्ज कहाँ से करेगा, तो फिर लोड शेडिंग का फिर ख़तरा हो जाता है। फिर बाज़ औक़ात इस तरह के भी एरियाज़ भी आ जाते हैं जहाँ का जिस तरीके से जलज़ला आ गया है या सैलाब आ गया है, तो फिर आपका सोलर भी नहीं रहता, ना आपका वापडा रहता है, ना आपकी विंड रहती है। तो इन चीज़ों को सोचते हुए मैंने कहा कोई ऐसा कोई सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए जो 24 घंटे बंदे के पास तो हो और उसको बंदा इस्तेमाल में भी ला सके। फिर मैंने सोचा कि दर्जा हरारत तो बंदे के पास होता ही होता है, जब तक जिंदा है तो दर्जा हरारत है, हाँ, बॉडी तो टेम्परेचर उसका। जी, तो मैंने कहा कि इसको एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल ज़रूर किया जा सकता है। तो इसकी फिर करते करते काफ़ी टाइम लगा। फिर जब इसको कर लिया तो फिर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि भाई अब इसको
फिर जब कर लिया तो फिर जिसको बताते वो यकीन भी नहीं करता था कि भाई मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। और ये कितना टाइम लगा आपको ये डिवाइस बनाने में? टाइम तकरीबन मुझे 2 साल लग गए थे। अच्छा। और ये तकरीबन ये देख लें कि ये 2014 में मैंने बना ली थी। ओके 2014 में आपने ये डिवाइस बनाई है और इसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया गया है। लेकिन मुझे ये बताइए कि मार्केट में ये डिवाइस अभी तक इजीली अवेलेबल क्यों नहीं हो सकी? आपने किसी से फंड्स के लिए सिलसिले में राब्ता किया या किसी से बातचीत हो सकी उस मामले में? नहीं, ज़्यादा तो नहीं हो सकी, लेकिन यह कि कुछ मैंने स्टार्टअप में पहले यही कोशिश की कि भाई लोग इस पे यकीन ही नहीं करेंगे कि भाई ये सच है या पता नहीं क्या है। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले है ना इसको बाहर जाकर लोगों को दिखाएं। जब बाहर के लोग इसको मानेंगे तो पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली ही मान लेंगे। तो फिर यही कि मैंने मुख्तलिफ जो साइंस के कंपटीशन है, फर्स्ट मैंने इसको दिया था इंडिगोगो के ऊपर, इसको रिप्रेजेंट किया। अच्छा। वहाँ से फिर एरो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट लिया। तो ये सर्टिफिकेट इसका टेस्ट सर्टिफिकेट होता है कि ये प्रोडक्ट जो है ना मार्केट के आने के काबिल है, हमने इसको चेक कर लिया है। तो फिर एक साइंस कंपटीशन था, वहाँ पर भी मैंने हिस्सा लिया, हैकर डे नाम है। तो वहाँ पर पावर जनरेशन का कंपटीशन चल रहा था कि एनर्जी कौन सबसे अच्छे तरीके से बना सकता है जो लोगों को फ़ायदा भी दे सके। तो वहाँ पर भी मुझे $1000 कैश की सूरत में अवार्ड मिला। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइए वसीम साहब, मैंने सुना है कि आपका राब्ता इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े मॉल के ऑनर से भी हुआ है और वो भी चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली को महफूज किया जा सके और लोगों के बिजली के बिल भी कम आ सकें। उनसे भी कोई मुलाकात आपकी मुतवक्को है आने वाले दिनों में, एक्सपेक्टेड है? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इंशाल्लाह ज़रूर होगी उनसे मुलाकात। बहुत अच्छी शख्सियतें गीगा माल से हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी मैं उम्मीद रख रहा हूँ। बाकी देखें जो आगे अल्लाह को मंजूर हुआ। अच्छा दूसरा मुझे ये बताइए, आपने बीकॉम का रखा है? नहीं, बीएससी कर रखी है, बीएस का रखा आपने। और ये काम जो है ये मोस्टली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जुमरे में आ जाता है। ये मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुदादाद सलाहियत होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी स्टडीज़ हम लोग हासिल करते हैं। इसे आप खुदा का तोहफा कहेंगे या अपनी इन्वेंशन या स्टडीज़ रिलेटेड मामला? नहीं, मैं इसको अल्लाह की ज़ात का तोहफा ज़रूर कहूँगा। मैं अपनी इतना नहीं कहता और ना ही मैं अपनी एजुकेशन का कहता हूँ। ठीक है, जब तक अल्लाह की रज़ा नहीं होती तो कोई चीज़ आपको नहीं हो सकती। हाँ। ठीक है, सबसे पहले अल्लाह की रज़ा है और मेन जो चीज़ है, आप जितनी मेहनत करते हैं अल्लाह की ज़ात आपको उतना नवाजती है, ज़रूर उसका रिजल्ट मिलता है। तो आपकी मेहनत रायगा नहीं जाती है। तो मुझे ये बताइए कि इससे पहले भी आप मुख्तलिफ चीज़ें बनाते रहे हैं, क्या क्या बनाया आपने उसमें? और ये कि बचपन का शौक है? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जब से होश संभाला है तो इन्वेंशंस कर रहे हैं। तो ये कि पहले छोटी इन्वेंशंस होती थी। अच्छा। अब ये कि अब बड़े हो गए तो अब आगे मजीद इनसे भी काफ़ी बड़ी होंगी और शायद ऐसा हो सकता है कि ये भी आपको खिलौना लगे, ये चीज़ें भी। तो क्या आइडियाज़ है मजीद आपके माइंड में? कुछ मैं बता देता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको एक ऐसी वॉच दिखाएंगे जिसकी आपको उंगली से आवाज़ आएगी। मतलब है कि आपकी उंगली ही आपका स्पीकर होगी। जस्ट आपने उंगली कान पे रखनी होगी तो आवाज़ आपको उंगली से आ रही होगी, बाहर से नहीं आ रही होगी। मतलब एक मिनट, अगर मुझे कॉल आती है तो मैं कान में उंगली रखूंगी और मुझे कान में आवाज़ आएगी? हाँ जी, उंगली से आप आवाज़ सुन रहे होंगे। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। बचपन में जब हम बच्चे होते हैं, अभी भी करते हैं बाज़ औक़ात, जब हम कहते हैं ना कि मोबाइल फ़ोन ना भी हो तो हम इस तरह करके कर रहे होते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम, इस तरह इशारा कर रहे होते हैं। तो अब ये जो इन्वेंशन है इसको हकीकत का रूप दे चुकी है। वेरी नाइस। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप हमें बता रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि वसीम, जो डिवाइस आपने बनाई है, अभी हम इसका ट्रायल भी देंगे और अपने व्यूअर्स को भी दिखाएंगे, बल्कि मैं बढ़ती हूँ इस तरफ ताकि लोगों की जो हैरानी में इजाफा हुआ है उस सस्पेंस को ख़त्म किया जा सके। कौन सी वाली डिवाइस पहले हम यूज करेंगे वसीम? कोई भी कर लें, चलें आप इसको टॉर्च। ये टॉर्च है। दो तरफ इसके सेंसर्स हैं, एक ये राइट एरिया और ये लेफ्ट एरिया, और इसको मैंने दोनों हथेलियों से पकड़ना है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये आप देख लें, चल रही होगी। ओ हाँ, ये ऑन है। किधर करूँ? कैमरा किधर है? ये रहा कैमरा। तो जनाब ये टॉर्च जल रही है मेरे अपने हाथों के टेम्परेचर से। तो जितना टेम्परेचर आप में है, जितना करंट आप में है, वो आप अपना करंट दिखाएंगे और देखिए फिर टॉर्च ऑन हो जाएगी। तो जैसे कि, अच्छा मुझे ये बताएं, इस किस्म के इन्वेंशंस को हम बड़े प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ी डिवाइसेस के साथ। हाँ जी बिल्कुल, बड़ी डिवाइसेस के साथ कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि
स्मार्ट वॉचेज़ ऐसी आ जाएं जिससे आप क्या है आपकी बॉडी से ही स्मार्ट वॉच चलना शुरू हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कोई चीज़ आप अपने बाजू के ऊपर या कहीं भी आप रैप कर लें। कपड़े भी हो सकते हैं कि आप आपकी बॉडी के टेम्परेचर से कि आपकी बैटरी चार्ज हो जाए, बाद में आप अपने सेल फोन या कोई भी आप अदर डिवाइसेज हैं आप उनको चार्ज कर सकें। ये तो मुझे ऐसा लगा कि बड़ा सब कुछ ना बड़ा कुछ फैंटेसाइज चल रहा है और मैं उसके बारे में सुन रही हूँ और मतलब कुछ चीज़ें वाकई ऐसी हैं जो कि नाकाबिले यकीन हो जाती हैं। इसीलिए आपने सारे अपने एक्सपीरियंस जो हैं और अपनी इन्वेंशंस अमेरिका के लोगों को जाकर ये बताई हैं जो कि टेक्नोलॉजी पर थोड़ा यकीन भी रखते हैं। हम लोगों को यकीन दिलाने में बड़ा अरसा बड़ा टाइम लग जाता है। बट एनीवेज ये एक दूसरी डिवाइस भी यहाँ पर पड़ी है और ये भी हाथ से ही चलने वाली डिवाइस है और इसकी लाइट ये है। हाँ कहाँ है? यही है, आप हाथ रखें ये जल पड़ेगी, नजर आ जाए। और ये मैं इसके ऊपर हाथ रखूंगी और ये लाइट जल जाएगी। जरा करें इसको। अच्छा ओके, नहीं ये लाइट मेरी तरफ जलती हुई नजर आ रही है। एक मिनट, लेट मी, यस कैमरा मुझे बताएं आपको लाइट नजर आ रही है जनाब। ये हम कर रहे हैं मैजिक टेंटेडे। तो जनाब ये आपकी पल्स से जलती है, पल्स हो या आपका बॉडी का टेम्परेचर हो, आप इसको हाथ रखें ये लाइट ऑन हो जाएगी। डेफिनेटली बहुत अच्छी इन्वेंशन है, इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस भी करवाया जाना चाहिए फिलफॉर, क्योंकि हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उन एनर्जी क्राइसिस को अगर हम किसी तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं तो ये इस किस्म की जो इन्वेंशंस हैं हम उसके साथ कर सकते हैं। अच्छा वसीम, मुझे ये बताइए कि आपने कहा ना कि ये बड़ी डिवाइसेस की सूरत में भी हम लोगों के लिए काम आ सकती है। अगर मार्केट में आप इस किस्म की टॉर्च, फर्ज करें आपने ये वाली टॉर्च इंट्रोड्यूस करवाई है, थोड़ा सा फैंसी कर दिया इसको, आपने प्लास्टिक बॉडी लगा दी, कितने में किसी को इसकी कॉस्ट पड़ सकती है अवेलेबल? और अगर एक बंदा बैटरी वाला सेल यूज करता है तो उसको एक टॉर्च रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए कितनी की पड़ जाती है? उस टॉर्च का तो मुझे नहीं पता, तकरीबन ये है कि ये हो सकती है। अभी इसको बनाने के ऊपर जो है ना मेरा 2500 रुपए का खर्चा हुआ है। अच्छा, इस टॉर्च को, लेकिन डेफिनेटली इसको हम ये कह सकते हैं कि एक लाइफ टाइम टॉर्च है या इसके अंदर भी जो भी आपने वायर यूज की है या कुछ भी यूज किया है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म चलने वाला है? जी, अब खुद अंदाजा लगा लेना कि ये 2014 की बनी हुई यही टॉर्च है। ये टॉर्च 2014 की बनी हुई है, अभी तक खराब नहीं हुई। जितना भी आप अपने हाथ के इस्तेमाल से इसको ऑन करेंगे आपकी टॉर्च ऑन हो जाएगी और आपको अंधेरे में रोशनी नजर आएगी। तो मैं तो सीरियसली मैं कहूँगी कि ये वाकई बड़ी मज़े की इन्वेंशंस हैं जो कि आपने कर रखी है वसीम। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। और दूसरा ये कि नेक्स्ट इन्वेंशंस आपने कहा कि आने वाली है, जिनमें से एक के हम लोग कान पे उंगली रख के अपने मोबाइल से किसी दूसरे से बात कर सकते हैं आसानी से। बिल्कुल ऐसे ही है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच वसीम हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि वो लोग जिन्हें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि किसी तरीके से इनको फंड प्रोवाइड करके उनकी इस इन्वेंशन को हम यूटिलाइज कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से ये मौका इन्हें ज़रूर दिया जाना चाहिए। जब आलमी दुनिया इनके काम को सराह रही है तो हम पाकिस्तान इनके काम को क्यों नहीं सराह सकते? और दूसरा ये कि एक बड़े मॉल के ऑनर के साथ आपकी मीटिंग है, मेरी टीम की दुआएं वसीम आपके साथ हैं। अल्लाह ताला वो मीटिंग आपके हक में बहुत बेहतर बनाए और आप बहैसियत पाकिस्तानी माशरे में हमारे लिए एक बहुत अच्छा काम तो कर ही रहे हैं, उस काम को भरपूर पज़िराई भी मिले। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं जाना नहीं और अगर किसी को शौक है कि वो इस टॉर्च को ऑन या ऑफ करके देखे तो टीम कैफे मागला से कांटेक्ट करें। अगर आपको लगता है कि इस टॉर्च को आप परचेज करना चाहते हैं तो भी हम वसीम से आपका रब्ता करवा देंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। स्टे ट्यून, प्रोग्राम कैफे मागला। जी तो वेलकम बैक। इसमें कोई शक और शुबा है ही नहीं कि दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर करने के लिए पाकिस्तानी हर वक्त कोई ना कोई किसी न किसी एक्टिविटी में मसरूफ रहते हैं, फिर चाहे वो बाहर किसी मुल्क में रहने वाले हो या फिर हमारे अपने प्यारे पाकिस्तानी हो। कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान का नाम उन ममालिक में रहते हुए वो रोशन करें। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कैसी खातून से जिन्होंने आपको एक कामयाब बिजनेस वुमेन के तौर पर मनवाया है। लेकर हम आपको चल रहे हैं जनाब UAE, जहां पर 1998 में अबू धाबी में अपने हस्बैंड के साथ वो हुई शिफ्ट और बच्चों की तरबियत के साथ साथ अपने शौहर के कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी उनको हाथ बटाती रही हैं। तहजीब कदा के नाम से इदारा कायम किया जिसमें पाकिस्तानी कल्चर के खूबसूरत रंगों के जरिए पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज अबू धाबी के आवाम को दिखाया। तो जनाब तहजीब कदा में सिंध, पंजाब, KPK, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत को उजागर किया जाता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन तमाम पाकिस्तानी सकाफतों से रोशनास करवाया जाता है। हमें ज्वाइन कर रही हैं थ्रू स्काइप मिसबा शहाब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग मिसबा साहिबा, कैसी हैं आप?
वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मिसबा साहिबा, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। 1998 में आप गई और फिर वहीं के होकर रह गई। कैसा लगता है पाकिस्तान से दूर? लेकिन यूएई भी पाकिस्तानियों के लिए दूसरा पाकिस्तान है। हाँ जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया है। सुनो टीवी का बहुत बहुत थैंक यू। पाकिस्तान से दूर रह के अच्छा भी लगता है और नहीं भी अच्छा लगता है, क्योंकि आपके अपने सारे जो है वो तो पाकिस्तान में ही है, अपने रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई सब लोग। तो पर यूएई भी हमें अपना मुल्क ही लगता है, दूसरा मुल्क नहीं बल्कि अपना ही मुल्क लगता है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि पाकिस्तान भी जब भी क्रिकेट मैचेस के हवाले से वहाँ का वेन्यू रखता है तो लोग यही कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपने खुद के होम क्रिकेट ग्राउंड में कोई ना कोई मैच खेल रहा है। बट एनीवेज मुझे ये बताइए, आप वहाँ पर तहजीब कदा के नाम से अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन कब से चल रही है और रिस्पॉन्स कैसा आता है कि जिस विजन के साथ आपने इसको लॉन्च किया? ये तकरीबन 2 साल हो गए हैं हम लोगों को स्टार्ट किए हुए, और बेसिकली हमारा ख्याल इसमें यही था कि अब जो हमारा मुल्क का हेरिटेज है उसको यहाँ पे हम लोग शो करें लोगों को। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, और बल्कि हमें और डिमांड आने शुरू होगी कि डिफरेंट, क्योंकि हम लोग अपने चारों सूबों से चीज़ें लेके आए थे। तो कुछ जगह अभी भी हमारी रहती हैं, उसको मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। फ्यूचर में इंशाल्लाह हम लोग उधर से भी लेके आएंगे। जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है, ब्लू पॉटरी, ट्रक आर्ट और हैंडमेड ज्वेलरी और ये सब चीज़ें जो हैं, इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे पसंद किया है। मिस साहब, यूएई के लोग जिन प्रोडक्ट्स को बहुत पसंद करते हैं और जिन्हें आप डेफिनेटली हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान से इंपोर्ट वहाँ पर हो रही है, यहाँ से एक्सपोर्ट और वहाँ पर आप इंपोर्ट कर रही हैं, तो कौन से ऐसे नवाही इलाके हैं या छोटे छोटे शहर और कस्बे टाउन हैं कि जहाँ की चीज़ें जो है वो शारजा, दुबई के लोगों को बड़ी पसंद आती हैं? ये हम लोगों ने जैसा सरहद से ली हैं चीज़ें। अच्छा। और सिंध से, पंजाब के इलाके से, और मतलब डिफरेंट इस तरह का। अभी आगे हमारा और केपीके का जो साइट्स हैं, इंटीरियर साइट्स, वहाँ से इरादा है। और डिफरेंट चारों सूबों से ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें ली हैं। अभी आगे इंशाल्लाह, और अभी तक मैंने जो काम किया वो ट्रक आर्ट है, ब्लू पॉटरी है। अच्छा। और जो हमारी हैंडमेड ज्वेलरी होती है वो है, और जो हम लोग के वो जो केपीके के टिपिकल वो ड्रेसेस होते हैं, कॉइन्स लगे हुए ऊपर, और इस तरह की चीजें अभी तक की है। ओके। अच्छा, दूसरा मुझे ये भी बताइएगा, यूँ तो बहुत सारे आप सूबों की सकाफत को उजागर कर रही हैं, लोगों का रिस्पांस सबसे ज्यादा किस क्रिएटिविटी की तरफ आता है कि वो चीज़ वो जरा ज्यादा इस्तेमाल करना चाह रहे हो? ये डिफरेंट चीजें हैं, जैसा जो पहले सबसे पहले मैंने अपने, ये मैं थोड़ा और आसान कर देती हूँ आपके लिए अपना सवाल कि किस सूबे की सकाफत को लोग ज्यादा पसंद करते हैं? किसी एक सूबे का नाम नहीं लूंगी मैं, क्योंकि जो हम लोगों को रिस्पांस मिला है वो, अब आपको मैं क्या, जैसा ट्रक आर्ट है, ट्रक आर्ट में बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। ब्लू पॉटरी अब जो हमारे पंजाब की साइड की हम लोग लेके आए थे, मुल्तान और उस साइड से, तो उसका लोगों ने बहुत रिस्पांस अच्छा दिया। जो टिपिकल वो जो ब्लू एंड व्हाइट कलर का है ना। अच्छा, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। हाँ जी, हाय, वो तो मुझे भी बड़ा पसंद है। और जो हम लोगों ने पेशावर से ली थी, जो हैंडमेड ज्वेलरी होती है हम लोगों की, उस एंटीक ज्वेलरी जो है, उसको बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया है। वेरी नाइस। मैं किसी एक चीज का नहीं कह सकती कि कोई एक चीज लोगों को बहुत ज्यादा डिफरेंट। जैसा जो हमारी इधर है अरब कम्युनिटी है, उन्होंने भी हमारी ब्लू पॉटरी को बहुत पसंद किया था, और जो इंडियंस और जो और नेशनलिटी के, उन्होंने ये ट्रक आर्ट बहुत पसंद किया है। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करने के लिए अब तक मिसबा साहिबा आपने इंटरनेशनल फोरम्स पर कहाँ पर एग्जीबिशंस की हैं? ये किस किस्म के इवेंट्स आपने ऑर्गेनाइज किए हैं? एक हम लोगों ने सबसे पहले तो घर में किया एग्जीबिशन। उसके बाद जब वो एग्जीबिशन किया तो उसके वो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। रिस्पांस अच्छा आया। एक्सपो 2020 पे हम लोगों ने वहाँ पे प्रेजेंट किया पाकिस्तान को, तो वो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उसको, कि जो उसमें
पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे और बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद भी दुबई एक्सपो कवर करने के लिए गई थी और मैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस था लोगों का। इतना मतलब यानी कि टॉप 5 जो पवेलियंस चल रहे थे पाकिस्तान उनमें हमेशा रहा करता था, ऐसे ही का नाम था, आई थिंक 4th नंबर पे था शायद। और उसमें फिर हम लोगों ने उस पेविलियन के अंदर ही हम लोगों ने अपना स्टॉल लगाया था और एक दिन की एग्जीबिशन थी, पर इतने लोगों ने उसको पसंद किया और हम लोगों को उसके बाद ऑर्डर्स भी बहुत मिले फिर। ओह नाइस। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हम लोगों का और बड़ा प्राउड फील हुआ कि हम एज ए पाकिस्तानी वहाँ पे हमें मौका मिला जाने का। हाँ नहीं, सच में आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वो वाकई एक बड़ा एजाज था पाकिस्तान के लिए। दुनिया भर से टूरिस्ट जो है वो वहाँ पर आए हुए थे उस एक्सपो को विजिट करने के लिए। मुझे ये बताइए मिसबा साहिबा, क्या पोटेंशियल आपको नजर आता है पाकिस्तान के हैंडीक्राफ्ट्स में, पाकिस्तान के कल्चर में, कि अगर हम इस किस्म की चीज़ें एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, ना सिर्फ यूएई में बल्कि दुनिया में और भी ममालिक में? क्योंकि आपको तो एक बड़ा कैनवस नजर आया होगा ना जब भी आप वहां पे यूएई में भी कुछ एग्जीबिशंस करती हैं और फिर दुबई एक्सपो में भी गई हैं, तो लोग जो है वो पाकिस्तान की सकाफत को जो है वो इंपोर्ट कर सकें। हाँ जी, मैंने बल्कि अभी किया भी है। एक जो पाकिस्तान में एक आर्टिस्ट हैं दास्तान के नाम से, उनसे मैंने ज्वेलरी, हैंडमेड ज्वेलरी पे वो काम करती हैं। अच्छा। तो उनसे मैंने वो मंगवाई थी कुछ, उनके पास डेकोरेशन की पीसेस है, हैंडमेड बनाती हैं वो फिर लोगों को इतना पसंद आया कि वो उसकी फिर मुझे वहाँ पे अमेरिका से भी डिमांड आई, तो हमने फिर वो उधर भी भिजवाए हैं, चीजें एक्सपोर्ट की हैं। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये बताइए कि पाकिस्तान आखिरी दफा कब आना हुआ था? अभी पिछले साल ही आई थी। मेरा तकरीबन साल में 1 या 2 चक्कर तो लग जाते हैं। ओके और मुझे ये बताइए कि यूएई में डेफिनेटली पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी को इंटैक्ट रखने के लिए आपको क्या लगता है कि हमारी जो एम्बेसीज हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, और वहाँ के हमारे अपने लोग एक दूसरे के दुख सुख में जब शरीक होते हैं तो किस किस्म का माहौल आपको नजर आता है? अभी मैं आपको बताऊं, मैं अभी आधा घंटा पहले ही अभी एम्बेसी से ही आई हूँ। अच्छा। वहाँ पे वुमेन्स डे के सिलसिले में इन्होंने एक गैदरिंग रखी हुई थी जिसमें वहाँ पे थोड़ी सी स्पीच भी थी और मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस था। उधर बहुत लेडीज आई हुई थी और आपको बड़ा अच्छा लगता है कि एम्बेसी के प्लेटफॉर्म पे जब आप सब अपने पाकिस्तानियों से मिलते हो ना, तो बड़ा वो अपनाइयत का एहसास होता है। गर्मी आ गई है, सपोर्ट की जरूरत आते हैं। हाँ, वैसे दुबई में तो खैर वैसे ही हर वक्त ही मौसम गर्म रहता है, कराची की तरह रहता है वहाँ का तो मौसम, बट ओवरऑल आजकल बेहतर है मौसम। अच्छा, लेकिन इस सीजन की खासियत थोड़ी ये होती है कि आम मैंगो फेस्टिवल आप लोग बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, तो मुझे बताइए कि हाँ पाकिस्तानी के लिए कितनी बड़ी फेस्टिविटी होती है जब आम का सीजन आता है और बड़े सारे आम एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं दुबई? हाँ, वो यहाँ पे बहुत होते हैं। अभी तक हमने तो उस तरह का इवेंट नहीं किया कोई। अच्छा। फ्यूचर में इंशाल्लाह इरादा है हमारा करने का, पर यहाँ पे बहुत होता है ये मैंगो फेस्टिवल, तो इधर काफी होता है, बड़ा लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं जाके। और पाकिस्तानी आम तो दुनिया में मशहूर है। बिल्कुल ऐसे ही है। लास्टली बस मिसबा साहिबा, मैं आपका एक छोटा सा जो किन्नू आता है हम लोगों का, हाँ सरगोदा की किन्नू बड़े मजेदार होते हैं। लास्टली बस मैं आपसे एक छोटी सी मैसेज भी लेना चाहूंगी और खुद भी आपको पोस्ट वुमेन्स डे सेलिब्रेशन देना चाहूंगी, क्योंकि ये हमारा वीकेंड पे प्रोग्राम चूंकि नशर हो रहा है और उसमें मैं यही कहूंगी कि लोगों के जहनों में अमूमी तौर पर तासुर ये होता है कि जो एक वर्किंग लेडी होती है वो घर बेहतर तरीके से संभाल नहीं सकती, शायद उसके पास इतना वक्त नहीं होता। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी जर्नी भी बहुत बड़ी है, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, खुद अपने काम के साथ, आप किस हद तक के समझते हैं कि एक वर्किंग लेडी घर और ख़ानदान और अपना कारोबार कैसे संभाल सकती है? सबसे पहले इसमें तो मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आपका हस्बैंड आपके साथ सपोर्टिव है ना, तो आपका घर भी चल जाता है, बच्चे भी सेट हो जाते हैं और चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ता है आपको। और जैसा मैं अपनी अगर बात करूँ तो मेरे माशाल्लाह बच्चे अब बड़े हो गए हैं, तो वो उनके साथ बहुत ज़्यादा मुझे वो टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता, वो माशाल्लाह अपना संभाल लेते हैं खुद, तो इजीली हो जाता है। हस्बैंड की सपोर्ट हो साथ, तो जैसा भी मैंने फन बाजार किया था यहाँ पे सीजन 1 सीजन 2, तो उसमें कहने को काम बहुत था, पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बहुत सक्सेसफुल हुआ इधर।
वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मिसबा साहिबा। खुश रहिए और यूं ही काम करती रहिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहिए और इंशाल्लाह जब भी दुबई दोबारा आना हुआ तो आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। फिर आपके तहजीब कदा को भी हम घूम फिर कर आएंगे और कोशिश करेंगे कि अपने व्यूअर्स को खुद वहाँ पर जाकर दिखाएं कि किस तरह से पाकिस्तान का जो कल्चर है वो दुनिया भर में प्रमोट किया जा रहा है और हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन बाहर जाकर पाकिस्तान के लिए कैसे काम कर रही है। एक बड़ी प्यारी बात मिसबा साहिबा ने की, उन्होंने कहा कि अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव हो तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, मामलात बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और आप अपना घर और अपना काम इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो जनाब इस छोटी सी प्यारी सी एडवाइस के साथ, उस प्यारे से मैसेज के साथ मैं भी ब्रेक ले लेती हूँ और तब तक ब्रेक से वापस आते हैं। आपने कहीं जाना नहीं है, स्टे ट्यून, प्रोग्राम कैफे मागला। जी तो ब्रेक के बाद अब आपकी मुलाकात करवा देते हैं पाकिस्तान के मार्शल आर्टिस्ट इरफान महसूद साहब से, जो कि 63 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम रखने का एजाज रखते हैं। जहां माशाल्लाह माशाल्लाह जनूबी वज़ीरिस्तान से है इनका ताल्लुक और इरफान महसूद को सदारती अवार्ड बराए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 2023 के लिए भी नामजद किया गया है। एक बार फिर मैं माशाल्लाह कहूंगी। और भारत के बनाए हुए 12 रिकॉर्ड तोड़कर ये अपने नाम कर चुके हैं। अमेरिका, बरतानिया, इटली, मिस्र, हिंदुस्तान, फ्रांस, फिलीपीन और इराक वगैरह के आलमी रिकॉर्ड तोड़े। एक साल में 22 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए। इरफान महसूद दुनिया के वाहिद एथलीट हैं जिन्होंने पुशअप्स कैटेगरी में सबसे ज्यादा 30 रिकॉर्ड्स अपने नाम बनाए हैं। ये मिक्स मार्शल आर्ट्स कोच भी हैं और आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग इरफान, कैसे हैं आप? इतनी ढेरों मुबारकबाद, किस किस चीज पे मुबारकबाद दूं मैं आपको, मुझे ये बताएं आप। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जिस चीज की आप मुबारकबाद इरफान, मुझे तो लगता है कि आप ना अपने खुद के ही रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं और गिनीज बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते रहते हैं। बहुत शौक है आपको अपने रिकॉर्ड तोड़ने का। रिकॉर्ड होते हैं, जो भी रिकॉर्ड मैं तोड़ सकता हूँ, जो चैलेंज रिकॉर्ड होते हैं उसको भी मैं तोड़ता रहता हूँ। जो मुख्तलिफ ममालिक के जो एथलीट्स है उसकी रिकॉर्ड में सर्च करता हूँ। अच्छा इरफान, मुझे ये बताइएगा कि 30 से ज्यादा पुशअप्स रिकॉर्ड्स आपने तोड़े हैं, वो पुशअप्स क्या गिनती में, काउंटिंग में जरा ज्यादा होते हैं या वो कैटेगरी थोड़ी डिफरेंट होती है? नहीं, ये पुशअप्स कैटेगरीज में पुशअप्स के मुख्तलिफ रिकॉर्ड है, तो गिनीज रिकॉर्ड में पुशअप्स के ज्यादा रिकॉर्ड होते हैं। अच्छा। सिंपल पुशअप्स होते हैं, थम्स पुशअप्स होते हैं 80 पाउंड वजन के साथ, 100 पाउंड वजन के साथ, 40 पाउंड 60 पाउंड वजन के साथ, फिर 1 मिनट में कितने पुशअप्स करने हैं 100 पाउंड के साथ, फिर 3 मिनट में कितने करने। तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। 2 उंगलियों के साथ थम्स के गिनीज रिकॉर्ड हैं, 40 पाउंड और 100 पाउंड वजन के साथ, वो दोनों मैंने ब्रेक किए अभी तक मेरे पास है। तो कैटेगरीज में, पुशअप कैटेगरीज में काफी ज्यादा रिकॉर्ड थे, काफी ज्यादा रिकॉर्ड वर्ल्ड लेवल पे। पुशअप ये कि हर एथलीट पुशअप कर सकता है, तो उसके रिकॉर्ड भी काफी ज्यादा है और चैलेंजेस भी काफी ज्यादा होते हैं। ओह, मुझे ये बताइए कि अब तक कौन कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो आपने तोड़े हैं, मतलब यानी कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं? अब तक वो मार्शल आर्ट और फिटनेस कैटेगरीज के गिनीज रिकॉर्ड ब्रेक किए हुए हैं, जिसमें स्ट्रेंथ की काफी रिकॉर्ड हैं। जैसे वेट के कैटेगरीज के साथ वेट पुशअप्स हैं, स्क्वाट्स हैं, सिंपल स्क्वाट्स होते हैं। फिर वो मेरे जो गिनीज रिकॉर्ड है ये टोटली वेट के साथ ही होते हैं। उसी को मैंने ज्यादा टारगेट बनाया। सही। आपका सबसे पसंदीदा काम कौन सा इनमें से? ज्यादा रिकॉर्ड पुशअप्स के हैं, तो ज्यादा पुशअप्स ही मुझे पसंद है। उसी के ज्यादा रिकॉर्ड में टारगेट करता हूँ, उसी के ज्यादा रिकॉर्ड मैंने अभी तक। अच्छा, वज़ीरिस्तान के लोग अमूमन बहुत ऐसा कम होता है कि हम उन्हें कहीं ना कहीं किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एंगेज देखें, लेकिन आप माशाल्लाह वज़ीरिस्तान के बेटे, आप बड़ा इस सूबे का नाम जो है वो अच्छे अल्फाज में हाईलाइट कर रहे हैं। बड़ी आपकी कोशिश होती है इस किस्म के काम करने। मैंने सुना है कि आपके स्टूडेंट्स ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, तो आप क्या कोचिंग भी करवाते हैं? जी बिल्कुल, मेरा जो मेन फोकस है वो वज़ीरिस्तान और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज, साफ इमेज पूरी वर्ल्ड में मार्शल आर्ट्स के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू दिखाना है। साथ में डेरा इस्माइल खान में मार्शल आर्ट की अकेडमी है, मिक्स मार्शल आर्ट की, जिसमें हमारी जो फोकस है वो मिक्स मार्शल आर्ट, प्रो बॉक्सिंग और जिम्नास्टिक। 10 स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान के सबसे कम मार्शल आर्टिस्ट हैं। 6 साल की उम्र के, 8 साल, 10-12 साल के जो बच्चे हैं
वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। और अब तक हमारे एकेडमी के जो मार्शल आर्ट की एकेडमी है 85 प्लस गिनीज रिकॉर्ड हम बना चुके हैं। सही। भारत के खिलाफ 12 रिकॉर्ड आपने तोड़े, हमें बता सकते हैं आपके उनमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स आपने अपने नाम किए? जी, इंडिया के मुख्तलिफ रिकॉर्ड से मुख्तलिफ ये पुशअप्स के हैं, स्क्वाट्स के थे, जंप स्क्वाट के थे, वेट के साथ। इसमें एक रिकॉर्ड था जिसको मैंने 3 साल लगातार मेहनत करने के बाद वो रिकॉर्ड ब्रेक किया था। पुशअप्स की थी 80 पाउंड वजन के साथ, वो 52 गिनीज रिकॉर्ड था। मैंने 56 गिनीज पुशअप्स करके वो रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो भारत के रिकॉर्ड, मेरे स्टूडेंट भी काफी गिनीज रिकॉर्ड हैं जो भारत के थे, इंडिया के थे, वो मुझे ये बताइएगा कि इस साल 2023 के लिए आपको प्राइड ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड के लिए जो है उसको नामजद किया गया है, ऐलान किया गया है। जब ये खबर आपको मिली उस वक्त आपकी खुशी कैसी थी? देखिए, यहाँ पे मार्शल आर्ट्स की उस लेवल पे सपोर्ट हासिल नहीं होती। मार्शल आर्टिस्ट या स्पोर्ट्स जो हम बॉक्सिंग वगैरह करते हैं उसमें बहुत ही कम एथलीट्स होते हैं जो इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं। तो ये मेरे लिए काफी वो खुशी और काफी फख्र की बात है कि 2023 के लिए जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है उसके लिए मेरी नॉमिनेशन हुई है। ये मेरे लिए नहीं, हमारे स्टूडेंट के लिए, हमारे जो एथलीट्स हैं, मार्शल आर्टिस्ट है, उसकी हौसला अफजाई के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे ये बताइए कि करियर को आपने क्या फिटनेस और हेल्थ में ही आपने अपने करियर को आगे लेकर चलना है या इरादे कुछ और हैं? मैंने एमएस किया हुआ है फाइनेंस में, मास्टर किया है स्पोर्ट्स साइंस में। तो मैंने जो अपनी करियर मार्शल आर्ट्स को अपने इलाके के जो स्टूडेंट थे इसको वर्ल्ड लेवल पे लेके जाने, फोकस यही है कि हमारे जो एथलीट थे उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, उनको गाइड करना, वर्ल्ड लेवल पे इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। अच्छा, मुझे याद है कि पीएसएल का जो हम लोगों का लास्ट सीजन था उसमें भी आपको हमारे हीरोज का टाइटल दिया गया था। वो किसने कांटेक्ट आपसे किया, किसने आपको अप्रोच किया, वो क्या स्टोरी थी? जी बिल्कुल, पीएसएल जो रिसेंटली मुल्तान में इवेंट मैच हुए थे तो उसी में मुझे इनवाइट किया था। पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से उनकी टीम आई थी, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, वहाँ पे मुझे इनवाइट भी किया गया था। और इसके साथ आईएचपीआर की तरफ से 2022 प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड भी मिला। तो मुझे ये बताइए ना जरा कि जब भी आप किसी न किसी को टीवी पे देखते हैं, कोई ना कोई प्रोग्राम देखते हैं, अब तो खुद आप एक डॉक्यूमेंट्री में परफॉर्म कर चुके हैं क्योंकि वो आप पर बनी हुई एक स्टोरी थी। कैसा लगता है कैमरे के लिए काम करना? बार बार जब आपका प्रोडक्शन के हवाले से कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि नहीं नहीं सर ये चीज़ आपने चलकर ऐसे करनी है, ये चीज़ आपने ऐसे बतानी है, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अभी तो टीवी इंटरव्यूज और जर्नलिस्ट के साथ काफी मेरी इंटरेक्शन हुई है। 6-7 सालों से इंटरव्यूज वगैरह देते रहते हैं। बस वो जिस तरह कहते हैं उसी तरह हम भी फॉलो करते रहते हैं, उनकी जो गाइडेंस वगैरह होती है। सही। तो फ्यूचर में मजीद क्या जहन में चल रहा है और कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़ने हैं आपने? फ्यूचर में इंशाल्लाह यही कोशिश है, कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं वो गिनीज रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर इंशाल्लाह। उम्मीद है कि वो अप्रूव होंगे। मैंने भी कुछ रिकॉर्ड टारगेट किए हुए हैं और कुछ रिकॉर्ड मैंने अटेम्प्ट किए हुए हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि कम से कम टाइम में पाकिस्तान के लिए 100 गिनीज रिकॉर्ड में इंशाल्लाह क्यों नहीं इरफान, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे। आप स्टूडेंट्स को माशाल्लाह आप देखें, एक जो भी उस्ताद होता है ना, जब उसके शागिर्द किसी मकाम पर पहुंचते हैं ना तो उस्ताद की खुशी, उसका जज्बा तो वैसे ही दीदनी होता है जितना वो शायद अपनी कामयाबी से खुश नहीं होता जितना वो अपने स्टूडेंट्स को देखकर बड़ा कामयाब होता है। वजीरिस्तान के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो वैसे ही वहाँ के लोगों के पास बहुत ही महदूद वसाइल हैं। ऐसे में मुझे ये बताइए कि क्या आपने सोचा है कि अगर गवर्नमेंट का ताउन हो या किसी प्राइवेट फर्म का ताउन हो, किसी के कोलैबोरेशन के साथ, आप वहां पर कोई ना कोई एकेडमी बनाना चाहें? जी बिल्कुल, वजीरिस्तान में क्योंकि हम डेरा इस्माइल खान में रह रहे हैं, वजीरिस्तान डेरा इस्माइल खान ये काफी बैकवर्ड एरिया है स्पोर्ट के हवाले से। यहाँ पे हमें उस लेवल की सपोर्ट हासिल नहीं होती, हमारे पास उस लेवल के स्पॉन्सरशिप नहीं होते। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी हमें वक्तन फवक्तन सपोर्ट करती रहती है। अगर इसी के साथ हमें स्पोर्ट डिपार्टमेंट भी सपोर्ट करे, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसको इनकरेज करे,
तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर काफी हमारी जो यूथ है वो काफी आगे जा सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल तक हमारे क्लब के लड़के खेल चुके हैं प्रो बॉक्सिंग में, अजरबैजान के खिलाफ, फिलिपाइन के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ, MMA में भी। तो थोड़ी भी अगर हमें सपोर्ट हासिल हो जाए, मजीद तो थोड़ी इक्विपमेंट हमें हासिल हो जाए, स्पॉन्सरशिप अगर मिल जाए, तो इंशाल्लाह इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे मजीद हम आगे जा सकते हैं। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच इरफान, खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको मजीद नए रिकॉर्ड्स कायम करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान का तो नाम आप रोशन कर ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के एक ऐसे इलाके से आपका ताल्लुक है कि जिसके बारे में वैसे ही कहा जाता है कि वहाँ के लोगों के पास वसाइल की बहुत कमी होती है, लेकिन कम वसाइल में भी आप किस तरीके से एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो दुनिया तक पहुंचा रहे हैं और पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का पहुंचा रहे हैं। डेफिनेटली इस जज्बे को सलाम है। तो जनाब एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और आपने कहीं जाना नहीं है, एक छोटा मोटा काम है तो कर लीजिए, क्योंकि वीकेंड पे काम बहुत सारे होते हैं और घर के सभी बंदे चूंकि घर में होते हैं तो अम्मियाँ बता रही होती हैं भैया तुम ये ले आओ, तुम ये कर लो, तो तुम वो कर लो। आपको क्या जिम्मेदारी मिली है वो जिम्मेदारी आप जरूर निभाइए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम कैफे मांगला। मेरे दिल के शहर में घर तेरा हो गया, सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, डूबे जो यूं जैसे हो पार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार। वेरी नाइस। तो जनाब ये है हमारे प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट और आपको पता है कि जो हमारा लास्ट सेगमेंट होता है वो एंटरटेनमेंट से भरपूर होता है। कोशिश ये होती है कि आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ थोड़ी सी ताजगी भी भरी जाए, क्योंकि यूं ही नहीं कह दिया जाता है कि जो म्यूज़िक होता है वो आपकी सोल पर बड़ा असरअंदाज होता है और उसको इंजेक्ट करता है, बूस्टर का काम करता है। और इसीलिए अमूमन जब भी लोग सुबह के औकात में निकल रहे होते हैं ऑफिस के लिए तो गाड़ी में कोई ना कोई गाना या कोई ना कोई हमद, कोई ना कोई कलाम सुनते हुए जा रहे होते हैं। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है हारिसुल हक साहब ने, इज अ सिंगर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू फॉर। और उनके साथ गिटारिस्ट हैं वकास नियाजी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वकास कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हारिस, मैं अभी भी ब्रेक में यही बात कर रही थी ना जब आपसे कि मोस्टली हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग ऐसे गाने गाना पसंद करते हैं जो थोड़े से सैड ही हों, जो थोड़े से दिल टूटे हुए हों। और जब मैंने आपसे कहा था कि आप आज किस गाने से स्टार्ट करें तो यू चोज दिस, इतना रिफ्रेशिंग सॉन्ग, व्हाई इज दैट? बिकॉज मॉर्निंग शो है तो मॉर्निंग शो में थोड़ा सा आपको सबको थोड़ा जगाना होता है, थोड़ा एंटरटेन भी करना होता है, थोड़ा सा एक एनर्जेटिक सा वाइब चाहिए होती है कि वो एक अच्छा स्टार्ट हो। तो इसलिए मैंने चूज़ किया कि कैसा सॉन्ग हो जो थोड़ा सा टेम्पो वाइज भी और उसका जो स्टाइल भी हो थोड़ा सा फास्ट हो। एग्जैक्टली। और दूसरा है कि वकास अपने गिटार वाकई बहुत कमाल, बड़ा ही प्यारा बजाया। मसले कितने टाइम से बजा रहे हैं आप? मैं ये 2008 से। It's been 14 years, 15? हाँ, ये माशाल्लाह बहुत टाइम हो गया। तब तक तो आपकी स्किल्स भी बड़ी पॉलिश हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितना टाइम हो गया है प्ले करते हुए, और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि छोटे होते जिन्हें टीवी पे देखा सिंगर्स को, हमारे आजकल के जो लेजेंड्स हैं, हुमैरा चन्ना जी, हामिद अली खान साहब, टीना सानी, तारा सैयद, सायरा नसीम, अमजद साबरी साहब, नियाजी ब्रदर्स, कोक स्टूडियो के बहुत से सिंगर्स जिनके साथ प्ले करने का मौका मिला, सेशंस प्ले किए बहुत।
अच्छा, कोक स्टूडियो से मुझे याद आया, आपने हारिस राइजिंग स्टार जो पीटीवी होम पर रहा है, आपने उसके अंदर भी परफॉर्म किया और अपने सोलो गाने भी वहाँ पर गाए हैं। उसके अलावा आप सतरंगिया, ये भी पीटीवी होम का ही एक टैलेंट हंट था। सीजन 2 आया था तो मैंने सीजन 2 में पार्टिसिपेट किया था, उसमें मैंने अपना सॉन्ग साथिया गाया था। आपका अपना लिखा? बेसिकली वो कंपोजिशन और लिरिक्स खुरम लतीफ़ी साहब के थे और सिंगिंग मैंने की थी। उन्होंने बेसिकली मुझे ये गाना एक तरह से गिफ्ट किया था। अच्छा, एक टाइम था कि पीटीवी होम पर भी इस किस्म के जो प्रोग्राम्स थे वो ऑर्गेनाइज किए जाते थे। अभी भी चल रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा स्लो हो गया है। स्लो हो गया है। और अभी हमारे पास जनरेशन के पास ले दे के कोक स्टूडियो रही है और इसके अलावा कुछ नहीं, वरना पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड शुरू हुआ था, नेस्कैफे बेसमेंट। कितने इंपॉर्टेंट होते हैं इस किस्म के शोज यंगस्टर्स के लिए? यंगस्टर्स के प्रमोशन के लिए, उनको बकअप करने के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन फॉर द न्यू आर्टिस्ट ये होने चाहिए, उनको प्रमोशन के लिए होने चाहिए, ना कि ऑलरेडी जो स्टार्स बन चुके हैं, दे आर द स्टार्स, और वो बेसिकली हमारे लिए एक तरह से क्या कहेंगे, हम उनसे इंस्पायर होके ही इस फील्ड को, इस साइड को चुनते हैं। बट जो ऑलरेडी स्टार्स बन चुके हैं उनको चाहिए कि जो नए आर्टिस्ट हैं उनको मौका दें, जगह दें, जगह मौका दें, क्योंकि जो नया आर्टिस्ट होता है वो स्ट्रगल कर करके बेचारा इतना थक जाता है कि वो बिल्कुल पीछे चला जाता है। जो ऑलरेडी स्टार बन चुका होता है, अगर आप उसी को इन नए प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लेकर आओगे तो नया बंदा कब आएगा? अगर उसकी एक्सेस नहीं है, पहुंच नहीं है, या उसके इतने लिंक्स नहीं हैं, तो वो बेचारा पीछे है, वो नहीं सामने आ पाता। कभी आपको ऑफर हुआ कोक स्टूडियो में परफॉर्म करना, भी किसी ने कांटेक्ट किया उस सिलसिले में? अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो नहीं, लेकिन लकीली शुक्र है पीटीवी का कि उसने हमेशा मुझे चांस दिया। रिगार्डिंग उनके शोज़ हुए, राइजिंग स्टार हुआ, उसमें भी मुझे चांस मिला। सिमिलर सतरंगिया सीज़न में चांस मिला। फिर बीइंग एन आर्टिस्ट और HD चैनल ने मुझे मौका दिया। फिर मैंने काफ़ी सारी वेब सीरीज़ भी की हैं। सो सिंगिंग एंड एज बीइंग एन एक्टर, एक खिचड़ी कितनी मैं कहूंगी, ये कैसी खिचड़ी है, मल्टी टैलेंटेड। अच्छा, ये जब हम मल्टी टैलेंट की बात करें तो गिटारिस्ट सिर्फ अपने लिए नहीं बजाता, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि वकास वो शायद अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए बजाता है। जैसे आपने कहा ना, इट्स बीन नाउ 14 to 15 years और आपने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म किया है। उनकी ऑडियो के साथ, उनकी रिदम के साथ सिंग करना कितना मुश्किल है? काम तो कोई भी आसान नहीं है और म्यूज़िक तो बहुत मुश्किल है। और मैं अगर 14-15 ईयर्स से कर रहा हूँ तो मैं यही कहूँगा मैं अभी भी सीख रहा हूँ, क्योंकि म्यूज़िक कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। इसे सीखता है बंदा सारी ज़िंदगी। और लेजेंड्स के साथ काम करना, उनके साथ किसी भी सिंगर के साथ काम करने से हमें थोड़ा सा ये कि टाइम होता है कि हम उनके साथ थोड़ा सा जैमिंग कर लेते हैं। क्योंकि हर सिंगर का एक अलग स्केल होता है। सॉन्ग्स देख लिया, या भी मॉर्निंग शो से पहले भी हमने सॉन्ग सेलेक्ट किए, हमने उनको देखा स्केल क्या है, एक दफा देख लिया और उसके बाद उनका सा जैम किया अंदर रेडी। ओके, हाँ, यही ना कि स्केलिंग बड़ी मैटर करती है। अब तक आपने भी काफी सारे आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म किया, कुछ ऐसा कि जिनके साथ आप परफॉर्म करते हुए थोड़ी सी घबराहट आपको भी हो रही हो? मैंने जिन लेजेंड्स का नाम लिया, लिस्ट बहुत लंबी है। हुमैरा चन्ना जी बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान, उनके साथ परफॉर्म करते हुए थोड़ा सा था। भी हामिद अली खान साहब हैं। अच्छा। फिर न्याजी ब्रदर्स, जावेद न्याजी, बाबर न्याजी साहब मेरे मामू भी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। उनके साथ कुर्बान न्याजी साहब, बहुत बड़े आर्टिस्ट। और बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करने से आपको सीखने को बहुत मिलता है। और डेफिनेटली आप जब इस तरह के आर्टिस्ट से काम करते हैं, आपको थोड़ा सा ही होता है कि बड़े लेजेंड्स के साथ काम कर रहे हैं। कंफ्यूजन भी होती है, कोई मिस्टेक ना हो जाए। लाइव प्रोग्राम भी किए हैं, उसमें कोई इस तरह से। अच्छा, लाइव के बड़े मसले होते हैं, देयर इज नो डाउट। लेकिन इससे पहले कि मैं आपकी जरा वेब सीरीज वाली स्टोरी की तरफ भी आऊंगी कि उस तरफ का शौक कैसे हुआ और कितना जरूरी हो जाता है एक आर्टिस्ट के लिए डिफरेंट कैटेगरीज में परफॉर्म करना। उससे पहले अगर हम कोई एक गाना सुन लें। मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ, सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना ऐसे जीना,
ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम सच्ची सी है तारीफें दिल से जो मैंने कही है जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम ओ आसमां मिला ज़मीं को मेरी आधे आधे पूरे हैं तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम वेरी नाइस। अच्छा, आपने पहले वाला सॉन्ग जो गाया वो भी आतिफ असलम का था और ये भी आतिफ असलम का। लगता है आप आतिफ को बहुत ज्यादा सुनते हैं। एक्चुअली आज लाइक गाते भी, हाँ। एक्चुअली गिटार लाए थे तो गिटार पे जो सॉन्ग्स और एक ही हाँ क्या कहते हैं स्केल के साथ चल रहे हैं तो वो सिंक कर जाए, सिंक कर जाए तो अजीब सा ना लगे ना, डिफरेंट हो तो इसलिए जो समझ आती गई वही इसको चूज करते रहे, उन सॉन्ग्स को करते गए। तो मोस्टली जो हमारे क्या कहते हैं अभी न्यूली लेजेंड्स हैं जिनमें आसिम असर, बड़ा आसिम ने भी नाम कमाया है, और इसके अलावा साहिर अली बग्गा, मतलब यंग टैलेंट तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन तकरीबन पिछले 8 से 10 सालों के दरमियान हाँ ये टैलेंट हमारा बहुत आ गया। एक टाइम था कि हम लोग आतिफ असलम को बहुत ज़्यादा सुना करते थे, फिर अली जफ़र भी कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी अब बहुत पीछे चला गए। अली अज़मत बेसिकली ये लोग एक तरह से ना इनको बेंचमार्क बना के आर्टिस्ट ने इन्हीं को फॉलो, इन्हीं के ट्रेंड को फॉलो किया। बेसिकली ये लोग ट्रेंड सेटर्स हैं, इन लोगों को आगे और भी कंट्रीज़ में चांस भी मिला, इनके फेस रिकग्नाइज हुए, इन्होंने एक ट्रेंड सेट किया, एक स्टाइल को, एक जॉनरे को सेट किया, टिपिकल ट्रेंड से हटकर एक नए ट्रेंड की तरफ आए। उसको फॉलो करते हुए इन सब आर्टिस्ट हैं, इन सब के साथ साथ आते गए और विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके आवाम जो है वो नई आवाज़ को सुनती है, नई चीज़ और यूथ में इस वक्त आसिम असर बड़े पॉपुलर है। सेटल की बात जैसे भी सुनो कहानी सुनो सॉन्ग गाया कैफी ने, तो बस हर एक नई आवाज़ कुछ हो ना तो फिर वो अट्रैक्ट करती है आवाम, उसको फिर अप्रिशिएट भी करते हैं। अच्छा, ये जब हम लोग पुराने आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, आतिफ हो गए, अली हो गए, इतने भी पुराने नहीं लेकिन डेफिनेटली एक नाम कमाया है। हाँ नहीं, सजाद साहब तो मैं जिस कैटेगरी का मैं जिक्र करने जा रही हूँ, नहीं अब मैं जिस कैटेगरी का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि अली जफर ने भी मूवी में काम किया, ठीक है ना, और आतिफ असलम संगे माँ कर चुके, ठीक है, और पहले भी वो कर चुके हैं ड्रामा कटोर जो वीक्स होते हैं उनमें। अब एक जो आर्टिस्ट होते हैं, स्पेशली जब हम सिंगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, हम लोगों ने लोगों को उनकी फील्ड के हवाले से ना बड़ा मुख्तस कर दिया है कि नहीं ये इसी इसमें रहते हुए काम करेंगे। अब डाइवर्सिटी आती जा रही है एज वेल। डाइवर्सिटी की रीज़न आप ये देखो ना कि बेसिकली एक सिंगर है वो सिर्फ सिंग नहीं कर रहा, यानी कि उसकी सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही, बल्कि वो अपने ही गाने की वीडियो में काम भी कर रहा है। हाँ। वो काम जब भी कर सकेगा ना जब वो एक तरह से एक्टिंग और कैमरे के ऊपर परफॉर्मर होना लाजमी है। परफॉर्मर है तो देखे ना बहुत से ऐसे सॉन्ग्स हैं जिनकी जो फेमस हुए अपनी वीडियोस की वजह से। उसकी रीज़न ये थी कि उसमें जो आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया उसकी जो वीडियो जैसे कोरियोग्राफी भी थी, जो स्टोरी थी, स्टोरी लाइन ज़्यादा हिट हुई, उसकी वजह से गाना भी हिट हो गया। कभी कभार आपकी वीडियो बैक कर रही होती है आपके सॉन्ग को, कभी कभार आपकी वीडियो को आपका सॉन्ग बैक कर रहा होता है। तो दोनों चीज़ें जब सिंक होकर दोनों बेहतरीन हो तो फिर आप, इसलिए आपने वेब सीरीज में काम करना भी शुरू कर दिया, टीवी सीरीज करना भी शुरू कर दिया। अब आप देखें, मैंने पहले सैंक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है उनकी एक वेब सीरीज उसमें काम किया, फिर सालसी का निज़ाम, देन अभी रिसेंटली और HD चैनल एक और है इस्लामाबाद का, तो उनकी एक वेब सीरीज़ थी, क्राइम सीरीज़ थी, सोचा ना था, तो उसकी एपिसोड ताबूत में काम किया था मैंने। बाकी TVC एड्स की हैं डिफरेंट। तो ये नहीं कि सिर्फ सिंगिंग ही नहीं, साथ साथ एज बीइंग एन आर्टिस्ट एक्टर भी काम चलता रहता है। अच्छा वकास, आर्टिस्ट तो आप भी हैं, लेकिन क्या एक गिटारिस्ट के लिए भी इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं? वकास सिर्फ गिटार नहीं बजाते? मैं सिर्फ गिटार ही नहीं प्ले करता, मैं एज अ सिंगर भी काम कर रहा हूँ। अच्छा। 4-5 साल से। मेरे बड़े भाई अवैस नियाजी माशाल्लाह बहुत फेमस सिंगर हैं, और मुझे बल्कि इस फील्ड में लाने वाले ही मेरे बड़े भाई, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ शुरू में मैंने शोज़ किया एज अ गिटारिस्ट, फिर
सिंगिंग की तरफ भी है तो वो ये कि भाई के साथ लाइव शोज़ लाइव कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पाकिस्तान। तो उसमें ये कि मैं साथ बैक वोकल भी होता हूँ, बैक वोकलिस्ट साथ भाई की, और लाइव गिटार भी। और 4-5 साल पहले बैक वोकलिस्ट पे कितनी जिम्मेदारी होती है सामने मेन सिंगर को पूरा पुश देने की? उस मेन सिंगर को फॉलो करना होता है और उसको थोड़ा सा रेस्ट भी दिलवाना होता है लाइव कॉन्सर्ट्स में। और जो बैक वोकलिस्ट होता है वो कोरस में गाता है, उसमें कोरस की जो फील देनी होती है वो मोस्टली हम ये कि कुछ सॉन्ग्स हम इकट्ठे भी गा रहे होते हैं उसमें के। और मैं बात कर रहा था कि भाई इस फील्ड में मुझे लेके आए और 4-5 साल पहले बड़े भाई ने अवैस नियाज़ी ने ही सॉन्ग लिखा, कंपोज किया, म्यूजिक उसको अरेंज किया। तो हमारा प्रोग्राम भी इस वक्त जो है वो टेक ऑफ की तरफ पहुंच चुके हैं, हम सेफ लैंडिंग की तरफ जाएंगे और बढ़ना है हमने क्लोजिंग की तरफ। तो क्लोजिंग पर जाने से पहले मैं डेफिनेटली हमेशा की तरह, क्योंकि मैं खुद तो क्लोज नहीं करती, जो आर्टिस्ट आते हैं जो सिंगर आते हैं वही गाना गा के प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपनी दुआ में मुझे याद रखिए, क्योंकि वैसे भी गर्मियों का सीजन जो है वो ऑलमोस्ट आ चुका है। आप जाके मजे मजे की लॉन के कपड़े पहने, शॉपिंग एंजॉय करें, क्योंकि तकरीबन को महीना तो नहीं हफ्ता 10 दिन रह गए हैं और फिर उसके बाद कोई 10-15 दिन के बाद हमने करनी है रमज़ान की तैयारी। तो कीजिए अपना बहुत सा ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। और वकास एंड हारिस अप टू यू, आप लोग अब गाने की तरफ बढ़ेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, हो सिंधड़ी दा सेवड़ दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, हो लाल मेरी, हाय लाल मेरी। लाल चराग तेरे बलन हमेशा, हो लाल चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आइयो भला झूले लालन, हो पंजवा में बालन, हो पंजवा में बालन आइयो भला झूले लालन, हो सिंधड़ी दा सेवड़ दा सही शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी।